हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूज इंडिया। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है बच्चों आप सभी की पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रही होगी और हम आपके जो सिलेक्शन की राह को और आसान बना रहे होंगे और आपको हमारी सब चीज़ें बोली हुई समझ में आ रही होंगी। अच्छे ढंग से आप उन्हें फॉलो भी कर रहे होंगे। जी जान लगा के बच्चों मेहनत करिए और आइए हम आज हमारा नया सेशन चालू करते हैं बेटा। तो आज के सेशन में हमारा नया चैप्टर विलयन हम चालू करते हैं। सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, आपका द्रवीय विलयन। तो एक विलयन क्या होता है बेटा? विलयन आपका एक समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक अवयवों का, और उसमें से एक आपका कहलाता है क्या? विलय। दूसरा कहलाता है क्या बच्चा? आपका विलायक, है ना। सामान्यतः जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलय बोलते हैं बच्चों, और जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है जी। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं बच्चों कि आपको थोड़ा सा सांद्रता पदों का यहाँ पर आइडिया होना जरूरी है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कई जगह। तो आपको वो एक रफ रिवीजन आप उसका जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत जरूरत इस चैप्टर में वो बार बार आपको पड़ती रहेगी, और जिन महत्वपूर्ण सूत्रों की जरूरत हमें पड़ेगी वो मैं आपको बीच बीच में बताता भी चलूंगा जब पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर चालू करेंगे शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। इस पूरे चैप्टर की जो जान है बच्चों वो है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में अभी से मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं बेटा कि हम सॉल्यूट को, आई होप इतना थोड़ी बहुत अंग्रेजी आप समझ सकते होगे ना। सॉल्यूट मतलब आपका क्या? विलय। इस पूरे चैप्टर में बच्चों में विलय को बी से प्रदर्शित करूंगा और सॉल्वेंट को मैं प्रदर्शित करूंगा किससे? ए से। तो विलायक हमारे लिए ए है और विलय हमारे लिए बी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारा शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है ना, प्योर लिक्विड ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। अब ये क्या बला होती सर, थोड़ा सा और समझाएं तो मजा आएगा हमें। बिल्कुल बेटा, मैं उसी की कोशिश करने जा रहा हूँ शुद्ध द्रव का वाष्प दाब समझाने की आपको। इस पूरे चैप्टर की जान बच्चों वाष्प दाब है। वाष्प दाब आपको समझ में आ गया, आगे की सब कहानी आपको बड़ी आसानी से समझ में आना चालू हो जाएंगी। देखिए, तो अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चा कि मैंने एक पात्र लिया है ना, इस पात्र में मैंने प्योर लिक्विड शुद्ध द्रव ए है। हाँ, हमारे चैप्टर का नाम तो विलयन है बेटा, ये मैं साफ साफ बता दूं आपको। परंतु मैं पहले विलायक के बारे में आपको समझा दूं। विलायक का वाष्प दाब कैसे निकालते हैं बेटा? शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, जिसे आप विलायक का वाष्प दाब भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होगा बेटा? सरफेस पे सभी जो अणु होंगे वो किसके अणु होंगे? ए के। ठीक है जी। हमें पता है कि बेटा द्रव के अणुओं के मध्य भी कुछ न कुछ आकर्षण बल होता है। तो जो अणु मध्य में होगा बेटा, उसके ऊपर हर तरफ से एक समान आकर्षण बल ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से लग रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर कण की कहीं भी गति करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। परंतु जो कण सतह पर होंगे बेटा, ये अभी लिक्विड फेस में है, ठीक है जी। जो द्रव अवस्था में जो सतह पर अणु होंगे, सबसे पहली बात तो सतह पर कौन से अणु होंगे? सतह पर वो अणु होंगे बेटा जिनकी गतिज ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा है ना, इनफैक्ट गतिज ऊर्जा बोले, बाकी अणुओं से ज्यादा है ना। जिनकी गतिज ऊर्जा बाकी अणुओं से क्या है बच्चा? ज्यादा है। अब ज्यादा है तभी वो बाकी मॉलिक्यूल्स को धक्का देते हुए खुद कहां पर आ गए बेटा? सरफेस पर। अब मैं आपसे अगर पूछूं बेटा, खुले पात्र में आपने जल को खुला रख दिया है, ठीक है ना। मान लीजिए 10 ग्राम आपने जल लिया है बच्चों और आपने उसे खुले पात्र में रख दिया है। अगर आप आधे घंटे बाद उसका वजन फिर से करेंगे तो आपको पक्का पता है बेटा कि वो वजन 10 ग्राम से कम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक फिनोमेना बेटा, एक घटना जिसे बोलते हैं हम क्या? वाष्पीकरण, है ना। सतह वाले जल के अणुओं का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतह फिनोमेना है, सतह घटना है। मतलब केवल सतह के अणुओं का ही क्या होता है? वाष्पीकरण, है ना। केवल सतह वाले अणुओं का ही क्या होता है बच्चों? वाष्पीकरण। ये बात क्लियर आप सभी को? ठीक है। अब खुले पात्र में था बच्चा, तो हमें दो तरीकों से पता पड़ जाएगा कि वाष्पीकरण हो रहा है। पहला तरीका कि द्रव्यमान में कुछ न कुछ पक्का कमी आएगी। दूसरा तरीका बेटा कि जो हमने अगर मान लीजिए एक निशान बना लिया पात्र में कि यहाँ तक जल भरा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा जल का जो लेवल है बेटा, है ना, वो थोड़ा सा कम नजर आएगा। ठीक है, ये वाष्पीकरण हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा कि अगर मैंने इस पात्र को बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर मैं इस पात्र को बंद कर दे रहा हूं तो क्या होगा? पात्र को बंद करते ही बेटा, ठीक है ना, क्या वाष्पीकरण की घटना रुक जाएगी? आप मनी मन सोच के मुझे बताइए बेटा। आप जो भी मनी मन जवाब दोगे बेटा हम वो सब सुन लेते हैं, देखा है ना, इतना ध्यान रखना। हमारे कान नाक आँख खूब तेज है, हम सब सुनते हैं यहाँ पर आपकी बातें। ठीक है। तो सर वाष्पीकरण तो होगा, अभी भी होगा ना, बिल्कुल होगा। परंतु अब क्या होगा बेटा? वाष्पीकरण होने का मतलब अभी भी ये कुछ अणु क्या होंगे? द्रव अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे? वाष्प अवस्था। ठीक है जी।
द्रव वाष्प में बदलना चाह रहा है बेटा, मतलब वो अपना एरो के रूप में प्रदर्शित करूं, वो दाब अपना ऐसे ऊपर ले जा रहा है, और वाष्प वापस इसमें बदलना चाह रहा है बेटा, द्रव। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और आप सभी को पता है, मैं सामने एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर कुछ वाष्प बनी थी बेटा, देखो ना, अपने आप ही उड़ भी गई है वो, क्योंकि वाष्प का द्रव में बदलना, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, संघनन, वो भी एक स्वतः घटना है, अपने आप होती है। तो ये द्रव जो वाष्प बनी है बेटा, ऊपर बनी है वाष्प, है ना, इतना इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ये अपना दाब नीचे की तरफ डाल रही है, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ पर स्थापित हो जाएगा क्या, आपका साम्य। कुछ समय के बाद यहाँ पर स्थापित हो जाएगा क्या बच्चों, साम्य, ठीक है ना। इस साम्य अवस्था पर जितनी भी वाष्प बन चुकी हैं बच्चों, वो वाष्प द्रव की सतह पर जो भी दाब डालती हैं, उस दाब को ही हम उस द्रव का क्या बुलाते हैं बेटा, वाष्प दाब, ठीक है। साम्य अवस्था में बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब। तो ये आपकी इसकी परिभाषा है, इसे आपको लिखना भी है, जल्दी से लिख भी लें बेटा। साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था पर बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है जी। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना बेटा। और द्रव के, अगर हमारा द्रव जल हो गया बेटा, तो उस केस में हम उसे एक्वस टेंशन भी बुलाते हैं, जलीय, है ना, एक्वस टेंशन, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद रखना, कभी कभी आपको एक्वस टेंशन लिख के मिल सकता है, ठीक है जी। तो वो केवल द्रव के केस, अगर द्रव जल होगा, अदरवाइज तो हम इसे नॉर्मली बेटा वाष्प दाब भी बोलते हैं, ठीक है। किसी दिए गए द्रव का वाष्प दाब केवल और केवल तापमान पर के ऊपर निर्भर करता है। आप आगे इस पॉइंट को भी लिखना है बेटा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं आपसे, चलो एक चीज और समझाऊं बेटा, कि अगर मैं आपसे रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया H2O लिक्विड से H2O गैस, इसकी बात करूं, ठीक है। रासायनिक साम्य में आप पढ़ भी चुके होगे बेटा, नहीं तो मैं यहीं पर थोड़ा समझा दे रहा हूँ, कि अगर मैं इसके Kp का मान बोलूं, तो इसका Kp का मान क्या होगा बेटा, है ना, Kp का मान क्या होगा, H2O गैस का आंशिक दाब, ठीक है जी। और यही बेटा, यही आपका, इसी को हम वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड भी लिखते हैं ना, इसी को हम वेपर प्रेशर ऑफ H2O क्या लिखते हैं बच्चा, लिक्विड भी लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चों आपको, कि जिस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का Kp केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, तापमान के ऊपर, उसी प्रकार से किसी दिए गए द्रव का वाष्प दाब भी केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करेगा, तापमान के ऊपर। तापमान के अलावा दुनिया का कोई दूसरा कारक नहीं है बेटा जो वाष्प दाब को परिवर्तित कर सके। तो यह आपको क्लियरली नोट करके लिख लेना बेटा, किसी दिए गए द्रव का वाष्प दाब केवल और केवल तापमान के ऊपर निर्भर करता है। किसी दिए गए द्रव का वाष्प दाब केवल और केवल तापमान के ऊपर निर्भर करता है बेटा, ये केवल और केवल तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा ये दुनिया के किसी भी कारक के ऊपर, मतलब दूसरे कारक क्या हो सकते हैं सर, थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। दूसरे कारक हैं बेटा कि न ये द्रव की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा, न ही ये द्रव के आयतन के ऊपर, या पात्र का आयतन, आकार, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्लियरली आप इसे भी नोट कर लेना बेटा, कि वाष्प दाब, किसी दिए गए द्रव का वाष्प दाब, द्रव की मात्रा ऑब्लिक आयतन तथा पात्र का आकार, ठीक है ना, पात्र का आकार ऑब्लिक आयतन पर निर्भर नहीं करता है। न वो पात्र के आकार के ऊपर, आयतन के ऊपर, न द्रव की मात्रा, आयतन, किसी के ऊपर भी निर्भर करने वाला नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, और आपको इसे याद रखना कंपलसरी बच्चों, ठीक है जी। अब इसे निरूपित किस प्रकार से करते हैं बेटा, ऑब्वियसली ये प्रेशर है बेटा, है ना, दाब है, तो हम इसे निरूपित जो करते हैं बेटा P से, इसे निरूपित करते हैं P से, ठीक है ना। और एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो ऊपर नॉट लगा हुआ मिलेगा, तो अभी से आप इसका मतलब समझ लेना, P नॉट का मतलब है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। परंतु मैंने अभी बोल दिया बेटा कि हम विलायक को A मान के चल रहे हैं, तो हमारे लिए नीचे A भी लिखना जरूरी है। तो P नॉट A, इस सिंबल से, इस प्रतीक से आप भली भांति परिचित हो जाइए। P नॉट A का मतलब है शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, ठीक है जी। ये
अब हमारा चैप्टर जैसे से आगे बढ़ेंगे बेटा, तो अभी से मैं बता दूं, अब जैसे पी नॉट बी कहीं पर आपको प्रतीक लिखा हुआ मिले तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि पी नॉट बी का मतलब है शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। पी नॉट सी कहीं लिखा हुआ मिल जाए, है ना, हालांकि 3 तक तो नहीं जाएगा बेटा, मैक्सिमम 2 तक ही रहता है, तो तब पी नॉट सी का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध द्रव सी का वाष्प दाब। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं बेटा जिनको आखिरी तक मेन जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं बेटा एक पर्टिकुलर चैप्टर के, वही नहीं पता होते। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि हमें एक एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली डेप्थ तक समझनी है, दिमाग में एक एक चीज उतरनी चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर जैसे पीए सिंबल आ जाए बेटा, तो आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। सर पीए क्या है, पीए भी बेटा ए का ही वाष्प दाब है, परंतु वो ए का वाष्प दाब विलियन में है ना, तो पीए का मतलब है विलियन में, क्योंकि हमारा चैप्टर तो विलियन है बच्चा, है ना। अभी तो मैं पहले वाष्प दाब समझाने के लिए शुद्ध द्रव ले रहा हूं। विलियन में ए का वाष्प दाब, तो ये प्रतीक आपसे ही आप समझ लेना बेटा, दोनों में अंतर क्या है। जब नॉट लग जाता है तो शुद्ध अवस्था में है, और जब नॉट नहीं लगा हुआ है तो विलियन में। ठीक है, तो पी नॉट का मान बेटा इस चैप्टर के लिए पी नॉट जो है वो एक नियतांक है, नियतांक है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या होगा आपको गिवन होगा, तो इसकी हमें चिंता नहीं करनी है कि किस द्रव का वाष्प दाब किस तापमान पर कितना है, इससे हमें इस चैप्टर में कुछ भी लेना देना नहीं बेटा, आगे हमें, ठीक है ना, और भी चीजें समझनी है, तो हम ये एक एक डाटा किसी भी लिक्विड के लिए याद नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, ये हमें बस गिवन होगा क्वेश्चन में, और उससे हम तुरंत समझ लेंगे। ठीक, आ रही मेरी बात सभी को समझ में। अब इस बेसिस पर बेटा अगर मैं पहले टाइप के सिंपल से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊं आपको, सिंपल से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊं, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आपसे बहाने से बोल सकता है बेटा एक पात्र में हमने H2O लिक्विड रखा है, इस पात्र का आयतन V है, तापमान T पर हमने रखा है इसको बेटा, और यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जल का जो वाष्प दाब है वो 100 mm of Hg है। ठीक है, अब ये भी चीज ध्यान रखना बेटा कि इस चैप्टर में आपको एटीएम में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर mm of Hg में चल रहा है तो mm of Hg में चलने दो, टॉर में है तो टॉर में चलने दो। ठीक है, तो 100 mm उसने दे दिया है मान लीजिए आपको। अब वो कह रहा है बेटा कि अगर हमने इसे एक नए पात्र जिसका आयतन आधा है उसमें स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया हमने पूरा द्रव उठा के सेम तापमान T पर, और अब हमसे पूछे कि इस पात्र में वाष्प दाब कितना होगा, तो अभी मैंने आपसे बोल दिया बेटा किसी दिए गए द्रव का वाष्प दाब केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपका जो वाष्प दाब है वो 100 mm of Hg ही होगा, यहाँ पर भी जो आपका वाष्प दाब होगा बच्चा वो 100 mm of Hg होगा, है ना। चाहे तो बेटा बहाने से ऐसा भी कर सकता था कि 2 अलग अलग पात्र ले ले, एक V/2 आयतन का, एक V/3 आयतन का, हमसे बोले कि आधा तो हमने V/2 के पात्र में डाल दिया, आधा हमने V/3 के पात्र में डाल दिया, तब बताइए वाष्प दाब कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा तब भी वाष्प दाब दोनों पात्रों में 100 होगा, है ना। या बहाने से और बोल दे कि हमने, ठीक है ना, कुछ इसमें भी रहने दिया, कुछ इसमें भी डाल दिया, कुछ तीसरे पात्र में डाल दिया, तो वाष्प दाब कितना होगा, हर जगह वाष्प दाब 100 ही होगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। देखिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूल क्या होता है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ा देना। अब अगर मैं एक नई आपको परिस्थिति में डाल दूं, नया मैं उलझाने वाला क्वेश्चन दे दूं आपको कि एक पात्र में आयतन V के N2 गैस P है, और अब इसमें H2O लिक्विड भी रखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस भी है और H2O लिक्विड भी रखा है, तापमान T है बेटा, और मैंने आपसे बोला है इस तापमान T पर जल का जो वाष्प दाब है, ठीक है, वो तो 100 है। ठीक है, और साथ में मैंने आपसे बोला बेटा कि कुल दाब जो है बेटा यहाँ पर वो सपोज करो 800 है, कुल दाब कितना है 800। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि हमने इसको एक नए पात्र जिसका आयतन V/3 है समान तापमान पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस नए पात्र में कुल दाब बताओ, इस नए पात्र में कुल दाब बताइए। तो यहां पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो गया बच्चा, ना क्या ट्रिकी हो गया, पहले केवल जल था बेटा, केवल वाष्प दाब की बात हो रही थी, परंतु अब जल के साथ गैस भी आ चुकी है, और गैस के लिए होता है बेटा आंशिक दाब, है ना। वाष्प दाब ठोस और द्रवों के लिए परिभाषित होता है, उसमें भी ठोस के वाष्प दाब काफी कम होते हैं बेटा, क्योंकि ठोस में अंतर आणविक जो बल होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो इसलिए उनकी सतह को छोड़ के जाने की प्रवृत्ति
सामान्यता काफी कम होती है, परंतु होता है उनका भी थोड़ा सा वाष्पदाब। आप कभी किसी, है ना, कभी आप फ्रीजर से आइस को निकालते हैं बेटा, बर्फ को निकालते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें से भी हल्का सा धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देता। तो वो धुआं निकलने का मतलब ये बेटा कि कुछ ना कुछ उसका वाष्पदाब है वहां पर। वो धुआं निकलने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ वहां पर उसका वाष्पदाब है, और हमें इसकी जरूरत आगे पड़ेगी भी बेटा। हिमांक में अवनमन जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, उसको समझेंगे तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर। ठीक है जी। तो अब क्या करें बेटा, तो मैंने अभी बोल दिया गैस के लिए बेटा आंशिक दाब होता है ना, पार्शियल प्रेशर। और गैस का जो आंशिक दाब होता है बेटा वो तापमान के ऊपर भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ किसके ऊपर निर्भर करता है, पात्र के आयतन के ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान तो समान है, परंतु हमने पात्र का आयतन परिवर्तित कर दिया। तो अब कैसे करें सर? अब बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पहले यहाँ पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लगाना है, जो शायद आपको पता भी होगा कि एक पात्र में जो कुल दाब होता है बेटा, वो उसमें उपस्थित सभी घटकों के दाब के योग के बराबर होता है ना। शर्त ये होती है कि बेटा वो घटक आपस में अक्रियाशील होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दाब होगा बेटा, कुल दाब, वो नाइट्रोजन की वजह से भी होगा, प्लस जल का वाष्प दाब भी होगा, दोनों। आ रही मेरी बात समझ में? अब आपको कुल दाब दिया है बेटा 800, ठीक है, नाइट्रोजन का दाब हमें पता नहीं है, और वाष्प दाब दिया है 100। तो हम अगर पहले वाले पात्र में नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकालें आयतन V वाले में, तो वो हो गया कितना बच्चों? 700। वो हो गया कितना बच्चों? 700। अब जब हमने इसे नए पात्र में स्थानांतरित कर दिया है, तो वाष्प दाब के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो मैं आपको अभी समझा ही चुका हूं, परंतु गैस का आंशिक दाब बेटा परिवर्तित होगा, और वो आपका बॉयल के नियम से निकाला जाएगा। और मान लीजिए हमें बॉयल का नियम नहीं पता है बच्चों, तो आप PV = nRT लगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद ही देख लो बेटा, तापमान समान है, R तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। और मोलों की संख्या के बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, जितने भी मोल यहाँ पर था, 1 था, 2 था, मुझे कोई मतलब नहीं, पूरे ट्रांसफर हो गए। तो इनडायरेक्टली बॉयल का नियम यही है आपका कि P1V1 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? P2V2। बॉयल का नियम यही है, P1V1 शुड बी इक्वल्स टू क्या? P2V2। पहले नाइट्रोजन का दाब 700 था बेटा, पात्र का आयतन V था। अब नया दाब P2 निकालना है, पात्र का आयतन हो गया कितना बच्चा? P/3। तो यहाँ से आपका जो नाइट्रोजन का आंशिक दाब नए पात्र में हो गया, वो कितना हो गया बच्चों? 2100, है ना। नए पात्र में जो नाइट्रोजन का आंशिक दाब हो गया वो कितना हो गया? 2100। इसलिए अगर हमसे कुल दाब की बात कर रहा है बेटा, तो वो आपका 2100 प्लस, यहाँ पर भूल मत जाना, इसी बल्ब लाना, अगर आपने ये सुना हो तो, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है बेटा, वापस हमें फाइनली वाष्प दाब को जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब पूरा यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया तो जल भी जा चुका है। और जल जहाँ पर है बेटा, अगर वाष्प दाब दिया गया है, सर हर क्वेश्चन में तो नहीं दिया होता, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, कई क्वेश्चन में आपने द्रव देखा होगा, ठीक है ना, परंतु उनके वाष्प दाब नहीं दिए होते। अगर नहीं दिया है बेटा, तो वाष्प दाब होता तो है, उनका नहीं देने का मतलब ये कि वो नगण्य है ना। हो सकता है जैसे यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन का तो 800 में से हो सकता है वाष्प दाब अगर मैं आपको 5 देता, तो 5 को मैं 800 के तुलना में, मतलब तब नाइट्रोजन का आंशिक दाब कितना हो जाता? 795। अब 795 की तुलना में बेटा मैं 5 को नगण्य मान सकता हूँ, बट ये तब जब न गिवन हो, अदरवाइज गिवन है तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कुल जो दाब बोलेंगे वो कितना बोलेंगे बच्चों? 2200। हम यहाँ पर जो कुल दाब बोलेंगे वो कितना बोलेंगे? 2200। क्या मेरी कहानी सभी को समझ में आ गई? तो ये थोड़े से 2 अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं, जिनमें वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि वाष्प दाब का आपका आइडिया क्लियर है भी कि नहीं। ठीक है जी बच्चों, बड़े आगे, कहानी समझ में आ गई इतनी तो वाष्प दाब क्या होता है बेटा, किस प्रतीक से निर्धारित करते हैं, और किससे दिए गए द्रव का वाष्प दाब किसके ऊपर निर्भर करता है, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। अब है बेटा हमारा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अब अगली चीज है हमारा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग। आप हिंदी में लिखो बेटा, इतना मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, और थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले के 2 ही कारक हैं बेटा। पहला है आपका आपके द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अलग अलग द्रवों में बेटा हमें पता है कि अंतराण्विक बल, जो आकर्षण बल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इस वजह से उनकी वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? अलग अलग होगी। इस वजह से उनके वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति भी अलग अलग होगी। और ऑब्वियसली बेटा जिनमें अंतर आकर्षण बल जितने ज्यादा होंगे बेटा,
उनमें वाष्पित होने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। तो सीधे सीधे हमें याद रखना है बेटा कि वेपर प्रेशर जो होता है ना, वाष्प दाब जो होता है वो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना। आप सब चीजें बेटा हिंदी में लिख सकते हो, बट इतनी है ना, मैं बोल सब हिंदी में रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा फ्लो इंग्लिश में मेरा ज्यादा है, तो उतना तो आप मुझे कोऑपरेट कर सकते हो। और अगर आपको उसमें भी गलती लग रही बेटा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा बहुत तो चलेगा इतना, ठीक है जी। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे बेटा कि वाष्प दाब जो है वो अणुओं के मध्य आकर्षण बल के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। जिसमें जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा बेटा उसमें वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। रियल लाइफ से अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं बेटा, सर रियल लाइफ से बता दो अच्छा रहेगा। अगर मैं रसना रख दूं बेटा एक बोतल में और एक में जल रख दूं, तो ऑब्वियसली आपको पता है बेटा रसना के अणुओं में आकर्षण बल ज्यादा होता है। इनफैक्ट चलो एक में शहद भी रख दें बेटा, सबसे ज्यादा चिपचिपा है ना विस्कोस लिक्विड जो होता है, ठीक है ना, श्यानता जिसकी सबसे ज्यादा वो किसकी बेटा, शहद की। तो शहद के अणुओं के वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी, है ना। फिर उसके बाद होगी किसनी, रसना की, क्योंकि वो भी थोड़ा चिपचिपा लिक्विड है, जल में सबसे ज्यादा होगी, है ना। इसके अपोजिट अगर आपने पेट्रोल ले लिया बेटा, तो पेट्रोल तो आपने देखा ही होगा बेटा, जब हम पेट्रोल भराने जाते हैं कार में, बाइक में, साइकिल में तो नहीं भराते ना कम से कम, ठीक है ना। तो बाइक तो आपने चलाते ही होगे बेटा, कम से कम अपने, है ना, कार बाइक आप अपने पापा के साथ कभी जाते होंगे, तो पेट्रोल जब भराते हैं ना बेटा, वो तभी तुरंत उतने भरने के दौरान ही वो क्या होता रहता है, वाष्प में परिवर्तित होना चालू हो जाता है, उड़ता रहता है बेटा, इतना ज्यादा वाष्पशील द्रव है कौन, आपका पेट्रोल, ठीक है जी। तो ये हमें ध्यान रखना है बेटा। ये तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं। अब अगर आप अपने क्वेश्चंस के एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो हो सकता है वो आपसे, है ना, H2O पहला क्वेश्चन जैसे छोटा सा, H2O और एथेनॉल का वाष्प दाब का कंपैरिजन करवा दे, तुलना करवा दे, किसका वाष्प दाब ज्यादा किसका कम। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बेटा, मैंने यही बोला है, आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सुन लेना मेरी बात, ठीक है। परंतु तुलना जरूर करा सकता है किसकी ज्यादा किसकी कम। उसके लिए आपको बेटा आपके जो रासायनिक बंध की जानकारी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, कि किस द्रव में कौन सा आकर्षण बल है वो निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बेटा जल की बात करूं चाहे एथेनॉल की, दोनों में ही हाइड्रोजन बंध होता है ना, दोनों में ही हाइड्रोजन बंध है ना। इसे मैं 1 मान लेता हूँ बेटा, इसे 2, ठीक है। हमें पता है बेटा द्रव में हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, जल में किसकी तुलना में बेटा, एथेनॉल की तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर O से जुड़े हुए दोनों H हैं, जबकि वहां पर एक इथाइल ग्रुप हो गया। तो अगर जल में हाइड्रोजन बंध प्रबल है बेटा, तो इसका मतलब अगर हम वाष्प दाब की बात करेंगे, जिसमें बल जितना, आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उसकी वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही कम, तो हम बोलेंगे बेटा जल का वाष्प दाब समान तापमान पर एथेनॉल के वाष्प दाब से कम होगा, ठीक है। ऐसा ही मान लीजिए बेटा एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, मैंने एथेनॉल दे दिया, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल दे दिया CH2OH और CH2OH, तो मान लीजिए मैंने आपको ग्लिसरीन भी दे दिया CH2OH, CHOH और क्या CH2H, कुछ भी दे सकता है बेटा, है ना आपको, ठीक है। तो तुलना जरूर कराई जा सकती है बेटा, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। अब इसमें बेटा बोले इनको वाष्प दाब के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी वही कहानी बेटा, तीनों में ही हाइड्रोजन बंध है, और हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल किसमें होगा बेटा, लास्ट वाले में। क्यों सर, 3 OH ग्रुप है बच्चा, आपको दिख ही रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन बंध का क्रम लिखें बढ़ता हुआ, तो सबसे कम हाइड्रोजन बंध 1 में, फिर 2 में बच्चा, फिर 3 में। और इसलिए अगर हम वाष्प दाब का क्रम लिखें बेटा, तो 1 > 2 > 3, आकर्षण बल का व्युत्क्रम होगा किसका क्रम बेटा, वाष्प दाब, ठीक है जी। तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी बेटा। और अब वाष्प दाब के आधार पर इस चैप्टर में बेटा हम हमारे पदार्थों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक आपके वाष्पशील पदार्थ ना, वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, मतलब वोलेटाइल सब्सटेंस, अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इसे हम वोलेटाइल बोलते हैं बेटा ना, क्या लिखा हुआ मिलेगा, वोलेटाइल सब्सटेंस। तो वाष्पशील पदार्थ मतलब जो वाष्पीकृत हो सकते हैं बेटा, मतलब इनडायरेक्टली बोले जिनके P0 का मान, वाष्प दाब का मान किसी भी तापमान पर 0 नहीं होगा। तो जिसका भी P0 हमें क्वेश्चन में दिया है बेटा, वो हमारे लिए वाष्पशील है। और दूसरे पदार्थ होते हैं कौन से बेटा, अवाष्पशील पदार्थ, है ना। अवाष्पशील पदार्थ मतलब जिनका वाष्पीकरण नहीं होगा, और अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो इनका जो वाष्प दाब होगा वो 0 होगा। मतलब इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में, है ना, नीचे वाले में बेटा अगर हम लिखें तो ये दिया ही नहीं होगा, नहीं दिया होगा,
और ऊपर वाले में बेटा ये आपको क्वेश्चन में पक्का दिया होगा अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो। ये वाष्पशील और अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं बेटा, ये यहीं से आपको समझ लेना, ठीक है। तो पहला कारक बेटा है ना, हमने जो स्टेटमेंट लिखा था कि किसी दिए गए द्रव का वाष्पदाब तापमान पर निर्भर करता है। तो अगर द्रव फिक्स है बेटा तो उसका वाष्पदाब केवल तापमान पर, बट द्रव अलग अलग है तो कंपैरिजन वो जरूर करवा सकता है। दूसरा जो कारक होता है मेरे बच्चों, है ना, दूसरा जो कारक है वो है तापमान। तापमान बढ़ाने से क्या होगा, सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, है ना, सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने से क्या होगा बेटा, तापमान बढ़ाने से सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और अगर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी तो उनकी वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अगर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनकी वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। मतलब हम बोल सकते हैं बेटा कि वाष्प दाब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बेटा, टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब लगातार क्या होगा बेटा, बढ़ता जाएगा। कारण है अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण, ठीक है ना, उनके वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमें ध्यान रखना है बेटा, ठीक। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर कि तापमान के साथ किस तरह से ये परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आप अगली हेडिंग ये लिखो बेटा, वाष्प दाब का तापमान के साथ परिवर्तन। वाष्प दाब का तापमान के साथ परिवर्तन कि आखिर ये तापमान के साथ किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए एक समीकरण है बेटा, ln Vp2 by Vp1, जो हमसे काफी बार, ठीक है ना, आज तक वाष्प दाब का कोई परिवर्तन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया बच्चा, ये भी मैं बता दूं आपको। परंतु 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 ये हर जगह बेटा जो भी साम्यावस्था स्थिरांक है पूरी भौतिक रसायन में हमारे पास, वो Kc हो बच्चों, Kp हो, के हो, Kb हो, खूब सारे नियतांक है बेटा। अगर आपके नाम सुने हुए हैं और नहीं सुने हुए तो अलग अलग चैप्टर में आएंगे, Kw, Ksp, Kh, है ना, K फॉर्मेशन, K डिसोसिएशन, सब साम्यावस्था स्थिरांक के लिए एक ही सार्वत्रिक सूत्र है और वो है ln K2 by K1। मैंने K की जगह बस Kp2 Vp2 लिख दिया है बेटा, क्योंकि यहाँ का साम्यावस्था स्थिरांक वेपर प्रेशर है बेटा, वाष्प दाब है। तो ln Vp2 by Vp1 इक्वल्स टू डेल्टा H by R, है ना। यहाँ डेल्टा H क्या है बेटा, वाष्पीकरण की ऊष्मा, एंथैल्पी जो भी बोले, 1/T1 माइनस 1/T2, ये आपका सूत्र है बेटा। इस सूत्र से हम अगर कभी पूछ ले बेटा, खुदा ना खास्ता, हालांकि उम्मीद काफी कम है, तो अगर आपको किसी एक तापमान पर वाष्प दाब दे दे, वाष्पीकरण की ऊष्मा दे दे और किसी नए तापमान पर पूछे, इस सूत्र से निकलता है, ठीक है ना। इसी को बेटा हम लोग कभी कभी क्लॉसियस क्लेप्रियन इक्वेशन, डराने के लिए बेटा आपको चाहे तो इस तरीके से क्लॉसियस क्लेप्रियन इक्वेशन के रूप में दिया जा सकता है, जिसका रूप होता है d ऑफ ln p, है ना, अब मैं p लिख दे रहा हूँ, बाय dt इक्वल्स टू डेल्टा H बटे RT स्क्वायर, इसी को जब आप इंटीग्रेट करते हो बेटा, ठीक है ना, समाकलन करके ये रूप आ जाता है। तो ये नीचे वाली कम महत्वपूर्ण है, परंतु ध्यान रख लेना, कोई बुराई नहीं है। इसी को हम बुलाते हैं क्या बेटा, क्लॉसियस क्लेप्रियन समीकरण, है ना, क्लॉसियस क्लेप्रियन समीकरण, ठीक है जी, ये ठीक। अब अगर हमसे बच्चों वाष्प दाब वर्सेस तापमान का ग्राफ पूछे तो ध्यान देना बेटा, केमिस्ट्री में वाष्प दाब वर्सेस तापमान, केमिस्ट्री में जो हमारे ग्राफ होंगे बेटा वो दो ही प्रकृति के हो सकते हैं, या तो सरल रेखा बेटा या कर्वेचर, ठीक है। सरल रेखा कब होगा बच्चों, है ना, कर्वेचर जो है बेटा, कर्व वाला ग्राफ जो है वो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, चरघातांकी हो जाए, ln का हो जाए, कुछ भी हो जाए बेटा, हाइपरबोला, अति परवलय, परवलय, कुछ भी, मुझे कोई मतलब नहीं। हम तो बस कर्वेचर और सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन का समीकरण बेटा हर बच्चा जानता है, y इक्वल टू क्या आपका mx प्लस सी, है ना, y इक्वल टू क्या बच्चों, mx प्लस सी। क्या मुझे उस तरह का कोई समीकरण यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा, नहीं। अगर नहीं तो बेटा हम बोलेंगे कि ये कर्वेचर पैटर्न में बढ़ेगा बेटा, तो वाष्प दाब तापमान के साथ लगातार बढ़ता जाता है बेटा, है ना, बढ़ना तो ही बेटा, क्योंकि तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो वीपी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व आपका इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर बेटा हम एक और अच्छी चीज अभी से समझ लें, क्या सर, क्या, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड के क्वथनांक की, है ना, बॉइलिंग पॉइंट की क्या परिभाषा होती है ना, वह तापमान, है ना, परिभाषा लिख लेना बेटा क्वथनांक की, ठीक है ना, वह तापमान जिस पर, ठीक है ना, वह तापमान जिस पर वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है ना। वह तापमान जिस पर वाष्प दाब द्रव
वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो एट बॉइलिंग पॉइंट बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के, बाह्य दाब जितना भी हो। ठीक है जी। और अगर हमसे बेटा सामान्य क्वथनांक की बात करें, अगर हमसे सामान्य क्वथनांक मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, अगर हमसे सामान्य क्वथनांक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो इसकी क्या परिभाषा देंगे? इसकी परिभाषा होती है बेटा वह तापमान जिस पर वाष्प दाब, ठीक है ना, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह तापमान जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। मतलब इनडायरेक्टली हम बोलते हैं बेटा जब बाह्य दाब एक वायुमंडल के बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, तब हम उसे सामान्य क्वथनांक बोलेंगे। तो सामान्य क्वथनांक पर इनकी हमें आगे जरूरत पड़नी भी है। वेपर प्रेशर जो है बेटा वो 1 atm के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, वेपर प्रेशर जो है बेटा 1 atm। ठीक, अब बेटा अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये प्रेशर को 1 atm लिख दिया आपके लिए, और अब अगर मैं आपसे बेटा इस लाइन को आगे बढ़ाते चलूं, ठीक है, बढ़ा दिया, कभी ना कभी क्या होगा बेटा, ये से कट करेगी। अब इस जहां पर ये कट कर रही बेटा, यहाँ का अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तापमान क्या है, ये टेम्परेचर T1 मान लीजिए, मैंने इस प्रतीक के रूप में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरी है। तो T1 बेटा आपके द्रव का NBP है। सर NBP क्या हो गया? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बेटा वाष्प दाब मैंने आपसे बोला है कि इस चैप्टर के लिए, इस अध्याय के लिए वाष्प दाब नियतांक है जिसका मान आपको सवालों में दिया रहेगा, परंतु एक तापमान पर आपको केवल एक द्रव का वाष्प दाब याद होना जरूरी है बेटा, और वो है बेटा कौन सा द्रव? जल। क्योंकि बचपन में बेटा हम मम्मा भी बाद में बोलना सीखते हैं, मम 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 पहले बोलते हैं, मम मम मम। बचपन में सबसे ज्यादा प्यार कोई भी हो बेटा, सबको पानी से ही सबसे ज्यादा प्यार होता है। वो पानी तो खूब टफ वर्ड है बेटा, हम मम बोलना पहले, म बोलना बड़ा आसान है। बचपन में आपके सामने कोई भी बच्चा हो देखना, है ना, बच्चों को खूब पसंद है बेटा पानी से छेड़खानी करना, मस्ती करते रहना, गीले होना, है ना, उनको बाथरूम में बिठा दो, है ना, ठप 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 मम 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 करते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें, तो मम आपने पानी को तो आप बचपन से देखते आ रहे हो बेटा। हमें पता है जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है बेटा। और वो क्वथनांक बेटा उसका किस दाब पर है? एक वायुमंडलीय दाब पर, क्योंकि आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, और मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ बेटा, दोनों जगह जो दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब है। तो हमें केवल एक द्रव का, वो भी जल है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में बेटा हमें पता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है जी। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में बेटा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दिख जाए, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन माने जाएंगे कि आपका दिमाग उस समय उतना दौड़ रहा है कि नहीं। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में बेटा H2O का, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख जाए और द्रव जल हो, तो मुझे तुरंत ध्यान रखना बेटा कि जल का जो वाष्प दाब वहां पर होगा वो 1 atm होगा, जिसे आप 760 टॉर, 760 mm ऑफ Hg कुछ भी लिख सकते हो। तो सभी से निवेदन है बेटा ये जरूर याद रखें, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो हो सकता है वो प्रश्न आपसे हल ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये 20-25 मिनट के सेशन में मैंने आपको पूरी तरह से कि वाष्प दाब क्या होता है ये समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था, किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है, सामान्य क्वथनांक क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज और लग गया, तो आखिरी चीज बात कर दे बेटा, है ना, जो पदार्थ जितना ज्यादा वाष्पशील होगा बच्चा उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। तो ये भी नोट कर लेना बेटा कि अधिक वाष्पशील पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? कम। जो वाष्पशील जितना ज्यादा होगा, क्यों है बेटा? सीधे सीधे आप खुद ही समझ सकते हो। अधिक वाष्पशील मतलब उसके वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति काफी ज्यादा है ना, उसके वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति काफी ज्यादा है। तो अगर उसके वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति ज्यादा है बेटा, तो आपको जो उसे बेटा बॉईल कराने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ेगी बेटा, वो काफी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है बेटा, याद रखनी है। नहीं समझ में आया हो तो मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ बेटा। ए और बी दो अलग अलग द्रव हैं, मान लीजिए ए का वाष्प दाब है 400 mm ऑफ Hg और बी का वाष्प दाब है बच्चों 300 mm ऑफ Hg। अब अगर इन्हें हमें, है ना, बॉईल करवाना है बेटा, तो ठीक है ना, बॉईल कराने के लिए 400 वाले को भी मुझे कहाँ तक ले जाना है बच्चों? 760, ठीक है ना। 400 वाले को भी मुझे कहाँ तक ले जाना है बेटा? 760, ठीक है। और 300 वाले को भी मुझे कहाँ ले जाना है? 760।
तो मुझे ज्यादा ऊष्मा कहाँ देनी पड़ेगी बेटा, 400 को 760 में लेने के लिए कि 300 को 760 में? ऑब्वियसली 300 को 760 में ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। और जिसका वाष्प दाब कम है बेटा मतलब वो कम वाष्पशील है, परंतु उसे ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ रही मतलब उसका क्वथनांक ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो वंस अगेन मैं पूरा दिखा दे रहा हूं बेटा कि वाष्प दाब से हमने चालू करा है, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये कारक भी महत्वपूर्ण है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब ये सब अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा वाष्प दाब विलायक के बारे में। अब हमारा चैप्टर तो विलयन है, मतलब अब हमें विलयन का वाष्प दाब निकालना सीखना है। विलयन कैसे बनेगा बच्चों, जब हम विलायक के अंदर विलेय को मिलाएंगे। तो और विलेय आपका 3 यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में, विलायक तो बेटा लिक्विड ही है, द्रवीय, विलायक तो लिक्विड ही रहेगा। ठीक है ना, चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशन भी कई जगह लिखा हुआ होता है, कई जगह सॉल्यूशन भी लिखा होता है, परंतु विलेय जो है बेटा वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम अलग अलग केस देखेंगे बेटा। पहले हम लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे, फिर हम ठोस को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे, फिर गैस को लिक्विड में। तो हमें 3 केसेस देखने हैं। आइए केस नंबर 1, अब हम हमारा विलयन जो है उसको चालू करें बेटा। केस नंबर 1 है बेटा लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, है ना। द्रव द्रव का विलयन, मतलब विलय भी आपका द्रव है, विलायक भी आपका द्रव है ना। एक को हम ए बोल देंगे बेटा, एक को हम बी बोलेंगे, मतलब है ना, इसको बी बोल दो। अरे यार बेटा क्यों नाराज होता है, एक को बी बोल दो बेटा, पहले वाला जो लिखा है वो विलय होता है, दूसरे वाले को विलायक। ठीक है जी। तो अब इसमें बेटा अगर हम हमारे इसमें करना क्या हमें, अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा तो इसका हेडिंग जो होगा आप लिखिए बेटा, दो वाष्पशील द्रवों के विलयन का वाष्प दाब, है ना। दो वाष्पशील द्रवों के विलयन का वाष्प दाब, दो वाष्पशील द्रवों के विलयन का वाष्प दाब। ठीक है जी। और मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing 2 volatile liquids। ठीक है ना, आपको अंग्रेजी में भी लिखना हो बेटा, इतना सा एक एक 2-2 लाइनें, थोड़ी थोड़ी तो अंग्रेजी आपकी भी मजबूत होती चले, अच्छा रहेगा, आगे आपको काम ही आएगा। मैंने हिंदी में बोली दिया, दो वाष्पशील द्रवों के विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। हमारे पास 2 वोलेटाइल लिक्विड है बेटा, 2 वाष्पशील द्रव हैं, उनसे बने हुए विलयन का मुझे क्या निकालना है बच्चों, वाष्प दाब, है ना। तो देखिए अगर मैं समझाऊं बच्चों आपको कि, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लीजिए पहले हमारे पास शुद्ध द्रव ए है, जो मैंने अभी लिया भी था, प्योर लिक्विड है। तो यहाँ पर सरफेस पे सभी कण किसके होंगे बेटा, ए के, है ना, सभी कण किसके हो गए बच्चों, ए के। ऊपर जो वाष्प बनेगी बच्चा वो भी एक ही, और यहाँ पर साम्य आ गया। ये जो साम्य में दाब उत्पन्न हुआ था बेटा, इसी को हमने क्या बोला था बेटा, पी नॉट ए। ठीक है जी। अब बेटा एक और पात्र में, है ना, अब ये सब डायग्राम वायग्राम कहीं बने हुए नहीं रहते बेटा, ये मैं आपको समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, है ना। मान लीजिए कोई दूसरा पात्र है बच्चा हमारे पास, उसमें हमारे पास शुद्ध द्रव बी है, प्योर लिक्विड बी। ठीक है, तो उसमें सतह पर जो सभी अणु होंगे वो किसके हो जाएंगे बच्चों, वो बी के हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर भी आपका सब क्या हो चुका है, बी। ठीक है, यहाँ पर भी साम्य आ गया बेटा, और यहाँ पर जो दाब होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पी नॉट बी। तो ये हमारा पी नॉट ए हो गया बच्चों, वो पी नॉट बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमें एक चीज माननी पड़ेगी, कौन ज्यादा वाष्पशील है कौन कम वाष्पशील है। तो हम मान लेते हैं बेटा कि ए अधिक वाष्पशील है, ए इज मोर वोलेटाइल। ठीक है, आपकी मर्जी, आप बी भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, परंतु मैंने ए मान लिया है, ए अधिक वाष्पशील है। इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ बेटा कि ए अगर अधिक वाष्पशील है तो ऑब्वियसली बी कम वाष्पशील होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, इससे हमें पी नॉट ए क्योंकि और पी नॉट बी के मानों में, है ना, संबंध पता पड़ जाएगा बेटा। अगर आप बोल रहे हो ए अधिक वाष्पशील है, इसका तात्पर्य है बेटा पी नॉट ए का मान पी नॉट बी से बड़ा होगा। ठीक है ना, ये मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको जो मैं अब शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे हमारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से जल्दी हल हो जाएंगे, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, तो अब बेटा ये तो अलग अलग अवस्था में मैंने आपको समझा दिया। अब हमें तो अलग अलग अवस्था में नहीं चाहिए ना बेटा, हमें तो विलयन बनाना है। तो हमने क्या करा बेटा, हमने क्या करा, हमने एक पात्र लिया और इसमें हमने ए और बी दोनों को मिला दिया, है ना, ए और बी दोनों को मिला दिया,
ऑब्वियसली मिलाते ही यहाँ पर एक विलियन बन गया, सॉल्यूशन बन गया, जो किस किस का है बच्चों, ए और बी का। ए और बी का यहाँ पर एक सॉल्यूशन विलियन बन गया बेटा। सतह पर अगर हम अणुओं की बात करते हैं तो ए भी होगा और बी भी होगा। अगर हम सतह पर अणुओं की बात करते हैं तो ए भी है बच्चों और बी भी है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा कि एक विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है। तो सतह पर ए और बी दोनों के अणु हैं बेटा। मैं ए के ऊपर थोड़े बड़े तीर बना रहा हूं, बी के ऊपर छोटे तीर बना रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि मैंने बोल दिया है कि ए अधिक वाष्पशील है, मतलब ए की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति बी से काफी ज्यादा है, वो जल्दी से जल्दी वाष्प में बदलना चाहेगा जी, ठीक है जी। इसलिए हमने थोड़े बड़े छोटे एक पिक्चोरियल इमेज आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने के लिए बेटा, कि आपको थोड़ा समझ में आए, है ना। केवल थ्योरी पढ़ने से कई बार बेटा चीजें क्लियर नहीं होती है ना। आपको अगर मैं एक बुक दे दूं बेटा जिसमें केवल लिखा ही हुआ नॉवेल्स वगैरह होते हैं ना, तो कई बच्चे पढ़ ही नहीं पाते बेटा। परंतु अगर मैं एक आपको है ना मैगजीन दे दूं जिसमें बीच बीच में कई चित्र भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है। और बचपन में तो कार्टून वार्टून पढ़ने में तो खूब मजा आता था बेटा, क्योंकि उसमें तो चित्र ज्यादा होते थे और जरा जरा से बस गोले बने हुए, उसमें उतना से ही लिखा होता था। चाचा चौधरी वगैरह, आपने ध्रुव, है ना, कमांडो खूब पढ़े होंगे ऐसे। हमने तो खूब पढ़े थे बचपन में अपने। आप पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं बेटा, हमें नहीं पता, बट कुछ तो पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ऑब्वियसली ए के भी अणु होंगे, बी के भी अणु होंगे। ए की भी वाष्प है, बी की भी वाष्प है, ठीक है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी तो बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मेरा काम है बेटा यहाँ का वाष्पदाब, मतलब इस विलियन का वाष्पदाब मुझे निकालना है। इस विलियन का क्या निकालना बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वाष्पदाब, है ना। और अब हम उसे प्रदर्शित करेंगे किससे बेटा? पी से। मुझे इस विलियन का वाष्पदाब निकालना है बच्चों, और मैं उसे किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ बच्चों? पी से। इस विलियन का मुझे वाष्पदाब निकालना है और मैं उसे किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ बच्चों? पी से। तो ये जो मैंने अभी बेटा पी नॉट ए और पी नॉट बी लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि पहला शॉर्टकट आपके क्वेश्चंस को, आपके प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए बेटा, इस पी का मान हमेशा कम वाष्पशील वाले द्रव का जो भी वाष्पदाब हो, मान लो 200 है, और अधिक वाष्पशील वाले का मान है 300, तो आपका जो बेटा ये मान होगा ये हमेशा 200 से 300 के बीच में रहेगा। न 200 से छोटा हो सकता है बेटा, न 300 से ज्यादा। मतलब एक दो वाष्पशील द्रवों के विलयन का वाष्पदाब का अगर मैं मान पूछूं बेटा कितने मान होंगे, तो इनफाइनाइट, अनंत मान है बेटा। क्योंकि आपको भी पता है कि 200 से और 300 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, है ना। इनका अगर मैं मान पूछूं तो अनंत मान है आपके पास, ठीक है। और अगर वाष्पदाब अनंत है बेटा, तो इसका मतलब इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्वथनांक होंगे, वो भी क्या होंगे? अनंत होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। कई बच्चों को यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सर ये कैसे बोल दिया आपने बेटा? बड़ी आसानी से बेटा, हम कोई चीज आपके डाउट के रफ में छोड़ के ही नहीं जाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी शंका हम छोड़ के ही नहीं जाना चाहते बेटा। हम चाहते हैं एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप खुद देख लो बेटा, अगर मैंने बी के अणु हटा के ए डाल दिए, पूरे ए के अणु कर दिए, तो मैक्सिमम जो वाष्पदाब होगा अगर 300 है तो 300 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने ए के हटा के बी डाल दिए तो 200 हो जाएगा। मतलब अगर एक भी कण बेटा बी का हुआ, ठीक है, तो 200 से तो ज्यादा होना ही होना है, ठीक है ना, और 300 से कम होना ही होना है, ठीक है। इसीलिए ये हमारे लिए एक शॉर्टकट के तौर में काम आएगा, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। अब सर कैलकुलेट कैसे करें, क्या होगा? तो ऑब्वियसली बेटा ये जो पी होगा, ये जो पी होगा बेटा, ये पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। इनडायरेक्टली बेटा मैं आपसे बोलूं, अप्रत्यक्ष रूप से आप यहां पर भी डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लगा रहे हो। इनडायरेक्टली आप यहां पर भी डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लगा रहे हो, क्योंकि ये दोनों जो वाष्प है बेटा ए और बी की, ये आपस में अक्रियाशील है। तो अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है बेटा, वो गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये वही कहानी है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो लिक्विड में बात हुई है बेटा, है ना। सामने में तो लिक्विड ऊपर से और नीचे से लगने वाला दाब क्या हो चुका है बेटा? बराबर। तो ये जो पी होगा बेटा, ये पी ए प्लस पीबी होगा। सर पी ए क्या है? आपको मैंने अभी बेटा बता ही दिया था, इसलिए मैं एक एक चीज बोल रहा हूँ, क्लियर करते चलो। कि पी ए जो है बेटा, वो है, मैंने इसलिए चालू करते ही बोल दिया था, पी ए का मतलब है विलयन में ए का वाष्पदाब। शुद्ध अवस्था में तो मुझे ए का वाष्पदाब पता है, पी नॉट है। तो पी ए का मतलब है बेटा ए का वाष्पदाब विलयन में, पीबी का मतलब है बी का वाष्पदाब विलयन में, है ना। पी ए का मतलब है ए का वाष्पदाब विलयन में, पीबी का मतलब है बी का वाष्पदाब विलयन में,
ठीक है जी, ये बिलियन में निकाल। अब ये कैसे निकालें सर, ये कैसे निकालें बेटा, ये हमारा काम नहीं है। इसके लिए हमारे एक अंकल हैं, राउल्ट अंकल, उन्होंने पहले से ये काम करके रखा हुआ है, उन्होंने आपको समझा दिया है। आपको केवल राउल्ट के नियम का प्रयोग करना है जी। तो क्या होता है सर राउल्ट का नियम, अगर आप ये समझा दें तो फिर तो हम धड़ाधड़ हर प्रश्न हल कर लेंगे बेटा। तो राउल्ट का नियम, RAOULT, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ठीक है जी, क्या होता है ये बेटा, तो राउल्ट ने बेटा सीधा सीधा बोला था, किसी वाष्पशील पदार्थ का, है ना, इसका स्टेटमेंट लिख लें बेटा, क्या है बोला था राउल्ट लॉ ने, अपने एक्सपेरिमेंट करे बेटा, उन्होंने आपको एक नियम था, किसी वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब, किसी वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब, ठीक है ना, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसकी मोल भिन्न, तथा विलयन में उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, किसी वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये है वाष्प राउल्ट का नियम। या सीधे सीधे बेटा इसको दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, किसी वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब, ठीक है ना, उसकी विलयन में मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है जी, तो P जो है बेटा राउल्ट का नियम ये था, किसी विलयन का वाष्प दाब, है ना, किसी वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब अगर मैंने इसे Pa मान लिया बेटा, है ना, मैंने मान लो द्रव वाष्पशील पदार्थ को A नाम दे दिया, तो उसका वाष्प दाब विलयन में जो Pa होगा बेटा वो उसकी मोल भिन्न XA के क्या होगा बेटा, समानुपाती। ठीक है ना, और इसी से बेटा आप इसे जब सिंप्लीफाई करते हो तो Pa बराबर क्या बन जाता है, P0A इंटू XA। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है ना। या तो आप ये बोल दो कि वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब विलयन में उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, या फिर है ना किसी वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा विलयन में मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ समानुपाती बोल रहे हैं, वहां बराबर, बस समानुपाती नियतांक हमने P0A रख लिया है। कैसे, वो भी आप कर सकते हो बेटा, आप एक समानुपाती स्थिरांक K डाल दो यहाँ पर, तो Pa बराबर KXA हो जाएगा बेटा। अब K कैसे निकालते हैं बेटा, सरल रेखा में एक बिंदु पता हो तो उससे y बराबर mx, अगर सरल रेखा पता है बेटा और मैं कोई भी एक बिंदु दे दूं तो आप उससे मुझे m का मान बता दोगे। यही कहानी यहाँ पर भी बेटा, हमें पता है जब XA का मान 1 है तब Pa का मान कितना हो जाएगा, XA 1 का मतलब क्या बेटा, पूरी तरह से शुद्ध द्रव A है आपके पास। तो अगर XA 1 हो गया बेटा तो Pa का मान किसके बराबर हो जाएगा, P0A। वो रखते ही हमें K का मान कितना पता पड़ जाएगा, P0, है ना। जरूरत नहीं बेटा, बट आपको समझाने के लिए बता दिया। तो Pa जो बराबर हो गया बेटा वो P0 XA के। इसी तरह से Pb की बात करूंगा, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, P0B XB। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप किसी भी अब वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब निकाल सकते हो, बशर्ते कि हमें शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया हो बेटा, और हमें विलयन में उसकी मोल भिन्न निकालते आनी चाहिए। मोल भिन्न मुझे पूरी उम्मीद है बेटा सभी को निकालने आती होगी। उस पदार्थ के मोल बटे कुल मोलों की संख्या का अनुपात, उसकी क्या कहलाती है, मोल भिन्न। और अगर हमें पदार्थ का भार दिया हो बेटा तो भार को पहले उसके अणु भार से भाग देकर हम मोल निकालेंगे। तो इससे हमारा जो पहला सूत्र बना है बेटा, P बराबर P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है, तो ये खूब सरल चैप्टर है बेटा। पहली तो चीज मैं बता दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में बेटा दो वाष्पशील पदार्थों के विलयन का वाष्प दाब आपसे पूछा जाए, आपको सीधे सीधे सूत्र लगा देना है, P बराबर P0A XA प्लस P0B XB। इसमें P0A P0B दोनों आपको दिए रहेंगे बेटा, बस आपको XA XB खुद क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर भार दिया है बेटा तो मोल में बदल के XA XB निकालना पड़ेगा। हो सकता है सीधे मोल दे दे तो मोल भिन्न आपको निकालने आती है। ठीक है जी, ये पहला सूत्र हमारे चैप्टर का सबसे सिंपल सूत्र। ठीक है, अब हमें पता है बेटा हम चाहें तो इसी को 3 सूत्रों में बदल के रख सकते हैं। कैसे सर, है ना, आपको देखने में अब कितने अज्ञात लग रहे हैं बेटा एक समीकरण में, है ना। बच्चों को देखने में 3 अज्ञात लगते हैं कि सर P भी अननोन है, XA भी अननोन है, XB भी नहीं। XA और XB आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, तो 2 ही अज्ञात है। वैसे भी हमें एक, है ना, एक लिए लीनियर इक्वेशन है बेटा, उसमें y इक्वल टू mx प्लस सी की, तो x अननोन होगा, m और c पता है तो y निकाल सकते हैं। 2 अननोन तो हो ही नहीं सकते, तो XA प्लस XB का मान 1 है बेटा। और मैं यहाँ से चाहूँ तो XA को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस XB, है ना।
हम हर सूत्र, हर टॉपिक, सब टॉपिक के सूत्रों को 3-3 करके लिखेंगे बेटा, है ना। वो आएंगे एक से ही, बट 3 करके लिखेंगे। तो एक्स ए को मैंने 1 माइनस एक्स पी लिखा, तो P बराबर P नॉट ए, एक्स ए की जगह मैंने 1 माइनस एक्स पी लिखा बेटा, प्लस P नॉट बी एक्स पी। सही है जी। यहां से आप देख सकते हो बेटा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपका जो दूसरा सूत्र बन जाएगा वो P बराबर P नॉट ए तो अलग हो गया, प्लस P नॉट बी, ठीक है ना, एक्स बी, और ये माइनस का P नॉट ए एक्स बी, तो मैंने इसे एक साथ ले लिया बेटा, P नॉट ए और एक्स बी को कॉमन ले लिया। तो अब आप देख सकते हो बेटा, ये है आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है जी, जिसमें अननोन अब आपके पास, अगर P नॉट ए नोन है, P नॉट बी नोन है, तो ये तो ज्ञात है बेटा, P बराबर एक्स। हमसे अब यहाँ पर ग्राफ भी पूछ सकता है बेटा, कि अगर हमसे बोल रहा है कि P वर्सेस एक्स बी, क्योंकि बस इस पेज के बाद अगले पेज पे मैं ग्राफ ही बनाऊंगा, P वर्सेस एक्स बी का ग्राफ किस तरह से होगा भैया, तो P वर्सेस एक्स बी का ग्राफ एक सरल रेखा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का ग्राफ है, जिसका अगर हमसे इंटरसेप्ट पूछेगा तो P नॉट ए, और जिसकी हमसे स्लोप मतलब ढाल पूछेगा बेटा तो P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ठीक है जी, खत्म कहानी। ठीक, अब इसी को बेटा मैंने बोला था सर, आपने तो बोला 3 सूत्र, आप इसे तीसरे ए के रूप में भी लिख सकते हो बेटा, और आपको याद रखने का मैं तरीका भी बता दूं बेटा। हमने जब बी के रूप में लिखना चाहा तो चालू हुआ है देखो ए से, ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो अगर आप इसे एक्स ए के पदों में लिखना चाहते हो, अगर आप इसे एक्स ए के पदों में लिखना चाहते हो तो चालू होगा P नॉट बी से, ठीक है, फिर P नॉट ए माइनस P नॉट बी एक्स से, ये रहा। तो बड़ी आसानी से आपको याद रखने की मैं ट्रिक भी बताते चल रहा हूँ बेटा, शॉर्टकट भी बताते चल रहा हूँ। तो ये 3 सूत्र बेटा अल्टीमेटली एक ही सूत्र से आए हैं, आप कंफ्यूज हो जाओ, नहीं याद रख पाओ तो एक तो याद होना जरूरी है बेटा, उससे आप है। यहाँ से भी हमसे पूछ सकता है बेटा, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि P वर्सेस एक्सए का ग्राफ किस तरह से होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, P वर्सेस एक्सए का ग्राफ भी एक किस तरह का होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का, जिसका इंटरसेप्ट बस अब P नॉट बी हो गया बच्चों, और स्लोप की बात करेंगे, है ना, जिसके स्लोप की बात करेंगे तो ये P नॉट ए माइनस P नॉट बी हो जाएगा। स्लोप की बात करेंगे तो ये आपका P नॉट ए माइनस P नॉट बी हो जाएगा। तो ये यहाँ तक की कहानी आपको सभी को समझ में आनी चाहिए बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम बात करते हैं बेटा इनकी ग्राफ की, है ना। अगर आपने नोट नहीं करा आप वीडियो पॉज करके मुझे रोक सकते हैं बेटा, मुझे आप भगा भी सकते हैं, नचा भी सकते हैं, सब आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ कैसे होंगे बेटा, हमारे लिए ये चैप्टर ग्राफिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी सारे ग्राफ्स हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, तो ग्राफ का क्या मीनिंग है बच्चों यहाँ पर, कि सबसे पहली चीज बेटा कि y एक्सिस पर रहेगा वाष्प दाब, x एक्सिस पर रहेगी बेटा मोल भिन्न, है ना, x, है ना। अब मैंने 2 लाइनें क्यों खींच दी बच्चों, हमें पता है बेटा कि मोल भिन्न का जो मान होता है, मोल भिन्न का जो मान होता है x का बेटा, वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है, ठीक होता है बेटा, ठीक। तो इसीलिए हमने बेटा 2 लाइनें इसलिए खींच दी हैं कि ये जो वाष्प दाब वर्सेस मोल भिन्न का जो भी ग्राफ होगा बेटा, वो हमेशा 2 लाइनों के 0 से 1 के बीच में रहेगी बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक्सए लिख रहा हूं बेटा, तो एक्सए का मान यहाँ 0 यहाँ 1। आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो बेटा कि आपके पास 2 यहाँ पर मूल बिंदु है ना। क्यों है 2 मूल बिंदु, क्योंकि अगर एक्सए इस दिशा में बढ़ रहा है बेटा तो एक्स भी विपरीत दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि हमें तो दोनों का सम हमेशा 1 ही करना है। एक्स ए प्लस एक्स बी का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 1। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। कई बच्चों को ये ग्राफ क्लियर ही नहीं होते हैं कि सर ऐसा कैसे बना दिया, 2 लाइनों के बीच में क्यों बनाया, मैंने उसका कारण दे दिया है बेटा। अब अगर मैं आपसे बेटा पहले पीए का ग्राफ पूछूं, अब मैं पहले आपसे किसका ग्राफ पूछूं बेटा, पीए का, मतलब ए का वाष्प दाब। हमारे पास 3 चीजें हैं बेटा, ए का वाष्प दाब भी है, बी का वाष्प दाब भी है, और विलयन का वाष्प दाब भी है। तो 3 लाइनें आती हैं, बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। P किसके बराबर है बेटा, P नॉट ए एक्स से। तो अगर मैं पीए का ग्राफ पूछूंगा बेटा, पीए वर्सेस एक्सए का ग्राफ, तो ये एक सरल रेखा जो कहां से गुजर रही है बेटा, मूल बिंदु से। मूल बिंदु ए का ओरिजिन ये है, यहां से चालू होके बेटा ये यहां खत्म होगी, ये है P नॉट ए। तो ये पीए का ग्राफ हो गया बच्चा, ठीक है जी, इसके बाहर जा ही नहीं सकता। अब अगर मैं पीबी का ग्राफ पूछूं बच्चों आपसे, तो पीबी बराबर किसके है बेटा, P नॉट बी एक्स बी ना। बच्चों के 3 लाइनें कैसे आ गई, कई बार ये भी नहीं क्लियर होता है। तो P नॉट बी एक्स बी, ठीक है जी। तो P वर्सेस एक्स बी का ग्राफ अगर मैं पूछ रहा हूं बच्चा आपसे, तो वो भी एक सरल रेखा का ग्राफ होगा,
कहाँ से गुजरती हुई, मूल बिंदु, बट बी का मूल बिंदु ये है बेटा। जब एक्स बी 0 है तो पी बी का मान हो गया 0। जब एक्स बी 1 रखूंगा तो पी बी का मान कितना, पी नॉट बी, ये रहा पी नॉट बी। ठीक है, ये इस तरह से हो गई। सर ये नीचे क्यों बनाया आपने बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया आपसे, क्या बोल दिया है कि हमने ए को अधिक वाष्पशील माना है, तो ए ऊपर होना चाहिए और बी कहाँ होना चाहिए बेटा, नीचे। ठीक है, अब हमारा काम है बेटा विलयन का वाष्प दाब। तो P बराबर, अगर मैं XA के पदों में लिखूं तो अभी आपके सामने मैंने लिखा, याद रखने का तरीका मैं बता ही चुका हूं। अगर XA के पदों में लिखना है तो चालू P नॉट B से होगा बेटा, प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। सही है जी, ठीक। तो अगर आपने बेटा, आपको दिख रहा है इसका इंटरसेप्ट कितना है, P नॉट B, मतलब ग्राफ यहां से चालू होगा बेटा। स्लोप कितना है बेटा, P नॉट A माइनस P नॉट B, जो आप ग्राफ से भी देख सकते हो। स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 का मान है P नॉट A माइनस P नॉट B, x2 माइनस x1 का मान तो 1 ही है बेटा। तो ये इसका स्लोप है और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग ग्राफ है बेटा। कई बार बच्चे इन ग्राफ्स को ही समझने में गड़बड़ कर देते हैं। ये P का ग्राफ है बच्चा, ये PA का ग्राफ है और ये PB का ग्राफ है। एक ग्राफ P का है बच्चों, एक PA का है और एक किसका ग्राफ है आपका, PB का। एक P का, एक PA का, एक PB का, एक P का, एक PA का और एक किसका, PB का। क्या इतनी बात मेरी सभी को समझ में आई? इसमें किसी तरह भी कोई भी शंका है किसी को? नहीं है, पक्का? अब देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा जो बन सकता है बेटा, यहीं पर ग्राफ से रिलेटेड ही है ना। कैसे बन सकता है कि आपको एक सरल रेखा खींच के दे दी इस तरह से। ठीक है, अब बिंदुओं के नाम दे दिए बेटा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, हमसे बोल रहा है इस सरल रेखा के अनुदिश विलयन का वाष्प दाब किस रूप में प्रदर्शित करेंगे। इस सरल रेखा के अनुदिश विलयन का वाष्प दाब किस रूप में प्रदर्शित करा जाए। इस सरल रेखा के अनुदिश विलयन का वाष्प दाब किस रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो ध्यान रखना बच्चों, कैसे प्रदर्शित करोगे बेटा। P है क्या बेटा, बच्चे ना ये दिमाग लगाना थोड़ा बंद कर देते हैं। P क्या है बेटा, PA प्लस PB। ओके, अब PA क्या है बेटा, ये लाइन PA की है, मतलब नीचे से लेकर इस लाइन की दूरी, नीचे से लेकर इस लाइन की दूरी का मतलब क्या हो गया बेटा, AC। सही है। PB क्या है बेटा, इस लाइन वाला, नीचे से इस बिंदु की दूरी मतलब AB। तो AC प्लस AB आपका उत्तर हो जाएगा ना। वो आपको परेशान करने के लिए बेटा है ना, बहाने से AD प्लस AB। समझ रहे मेरी बात, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, एक AD प्लस AB, एक दे देगा BD प्लस DC, ऐसे कुछ भी दे सकता है बेटा। परंतु सही उत्तर है कि भैया P को हमें PA प्लस PB के रूप में प्रदर्शित करना है। और PA हमें दिख रहा है बेटा, PA किसके बराबर है, A से लेकर C तक की दूरी, और PB किसके बराबर बेटा, A से लेकर B तक की दूरी। क्यों, हमें PA लेने के लिए A वाली लाइन तक जाना है बेटा, PA वाली लाइन तक, PB के लिए केवल B वाली लाइन तक जाना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, जिसमें नॉर्मली बच्चा काफी परेशान भी होता है और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखिए जल्दी से, है ना। क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा, दो वाष्पशील द्रवों A तथा B, दो वाष्पशील द्रवों A तथा B, है ना। ठीक है, दो वाष्पशील द्रवों, ठीक है ना, A क्वेश्चन लिखना बेटा, है ना, A और ब्रैकेट में लिख देना P नॉट A 300 तथा B, है ना, तथा B ब्रैकेट में लिख देना P नॉट B कितना 200 तथा B ब्रैकेट में है P नॉट B कितना बच्चों 200। ठीक है, को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, ठीक है ना। को मिलाकर दो वाष्पशील द्रवों A ब्रैकेट में P नॉट A 300 तथा B P नॉट B 200 को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है ना। विलयन का वाष्प दाब बताइए यदि, विलयन का वाष्प दाब बताइए यदि, विलयन का वाष्प दाब बताइए यदि, पहला पार्ट है बेटा, है ना, A तथा B के समान मोल मिलाए जाते हैं, A तथा B के समान मोल मिलाए जाते हैं, और दूसरा है बेटा A तथा B के समान भार मिलाए जाते हैं। ठीक है, A तथा B के समान भार मिलाए जाते हैं, और आपको साथ में दिया गया बेटा कि A का अणु भार है 50 और B का अणु भार है कितना 200। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है कि A का अणु भार 50 है, B का अणु भार 200 है। अब पहला ही क्वेश्चन बच्चों को देखने में ना बेटा, जब भी हम ऑफलाइन में भी कराते हैं बच्चों को पहला ही क्वेश्चन टफ लगने लगता है। ये बिल्कुल टफ नहीं बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना। देखो समान मोल है बेटा, जो बोला है बेटा उसको ध्यान रखो, है ना, फिर मैं उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। समान मोल है मतलब Na तथा Nb के मोल बराबर है, और अगर वो बराबर है तो ऐसे में किसके बराबर ले लूंगा बेटा, N के। वैसे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं बेटा,
अगर दो पदार्थों के मोल बराबर हैं तो पक्का उनकी मोल भिन्न भी बराबर होगी, और वो मोल भिन्न बराबर किसके हो जाएगी बेटा, 1/2 के। अगर दो पदार्थों के मोल बराबर हैं तो पक्का उनकी मोल भिन्न भी बराबर होगी बेटा, और 1/2 है ना। और अगर आपको उसमें भी तकलीफ हो बेटा तो आप निकाल के देख सकते हो कि Na और Nb बराबर है n के, तो अब अगर x से निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ऊपर a के मोल्स जो n है, नीचे a तथा b दोनों के मोल, तो ये हो गया बेटा 1/2, और x से 1/2 है तो xb भी कितना बच्चों, 1/2। ठीक है, तो इससे अगर मैं p निकालता हूँ बेटा तो 300 इंटू 1/2 प्लस 200 इंटू 1/2, मतलब 300 प्लस 200 500/2 250। ठीक है, अगला पार्ट हम अगले पेज में करते हैं 250। अब मैं आपको यहीं पर एक शिक्षा दे दूं बेटा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है, अगले पेज पे चलूं। मैंने आपको एक चीज अभी बता दी है बेटा, क्या बताई सर आपने, मैंने आपसे बोला था बेटा P हमेशा जो होता है वो P0A और P0B के जो भी छोटा बड़ा हो उनके बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बेटा आपको एक दिया है 200 वाला और एक दिया है 300 वाला, तो आपके जो विलयन का वाष्पदाब होगा बच्चों वो हमेशा 200 और 300 के बीच में ही रहेगा। आपके जो विलयन का वाष्पदाब होगा बच्चों वो हमेशा 200 और 300 के बीच में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर ये शॉर्टकट है बेटा जो आपका काम आसान करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हमें एक उत्तर 200 से कम दिया है, एक उत्तर 300 से ज्यादा दिया है, तो ध्यान देना न 200 से कम हो सकता है न 300 से ज्यादा, हमेशा 200 और 300 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, और उसमें भी दूसरा शॉर्टकट बेटा, अगर दोनों की मोल भिन्न भी बराबर दे दी जाए, अगर दोनों की मोल भिन्न भी बराबर दे दी जाए, मतलब या तो मोल भिन्न बराबर दे दे बेटा, या 1:1 का अनुपात दे दे, मोलों का अनुपात कुछ भी दे सकता है बेटा, समान मोल बोल दे, तब हमेशा बेटा उन संख्याओं का औसत निकाल लो। औसत निकालना सभी को आता होगा बेटा, 200 प्लस 300 का औसत कैसे निकालोगे, 200 और 300 को जोड़ दो 500, 500 का आधा करो कितना बेटा 250, तो आप देख लीजिए हमारा उत्तर भी कितना आ रहा है बेटा 250, हमारा उत्तर भी कितना आ रहा है बेटा 250। तो ये एक शॉर्टकट है जो आपका काम आसान करेगा। ठीक है ना, अब 200 से 250 के बीच में कब होगा बेटा, इधर तब होगा बेटा जब इसके मोल ज्यादा हो 200 वाले के, और इधर 250 से 300 के बीच में कब होगा, जब 300 वाले के मोल ज्यादा हो। ठीक है ना, तो ये आप बड़ी आसानी से बेटा क्वेश्चन में देख के अपना काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगला वाला पार्ट है, अब देखो इक्वल मास वाला, समान भार। अब बच्चे क्या बेटा डर जाते हैं, अब डरना तो है ही नहीं बेटा, काम तो करना ही है ना, बिना मेहनत करे तो ना सफलता मिलने वाली। सफलता की तो सबसे बड़ी अच्छी बात ही है बेटा कि सफलता हमेशा मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। तो अगर आप मेहनत करने का जज्बा है तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपको सफल होना ही होना है। ठीक है, और सफल होने का मतलब, मेहनत करने का मतलब ये नहीं बेटा कि दिन भर बेलदारी कर रहे हैं, नहीं, लॉजिक लगाते हो। समान भार बोला है, डर लग रहा है, डर को निकालो, जो बोला है वो लिखो। ए का भार तथा बी का भार समान है बेटा, और कितना है W। अब हमें वाष्पदाब के लिए क्या चाहिए बेटा, मोल्स चाहिए। तो ए के मोल्स कैसे निकालूंगा बेटा, ए का भार है ना, ए का भार बटे क्या बेटा, ए का अणुभार 50। बी के मोल्स कैसे निकालूंगा बेटा, बी का भार W बटे बी का अणुभार कितना 200, है ना। अब यहीं पर देखो दिमाग में लगाने की बात मैं यही कर रहा हूँ, यहीं पर आप बेटा इसे ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी, ऊपर हो गया 4W, नीचे 4 से गुणा करने के बाद ये 50 की जगह कितना हो गया 200, है ना। नीचे 4 से गुणा करने के बाद ये 50 की जगह कितना हो गया आपका 200। क्या मेरी बात आई सभी को समझ में, ठीक है, ये हो गया नीचे कितना बच्चों 200। ठीक है जी, अब बेटा अगर मुझे ए की मोल भिन्न निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर ए के मोल, तो ऊपर ए के मोल मतलब 4W/200, और नीचे ए तथा बी दोनों के मोल 4W/200 प्लस W/200। बड़ी आसानी से देखो, आपकी कैलकुलेशन भी मैंने बचा दी, ठीक ना। ऊपर 200 200 200 कैंसिल हो गया बेटा, 4W और नीचे 4W प्लस W 5W, तो ए की मोल भिन्न आ गई बेटा 4/5, तो बी की मोल भिन्न कितनी हो गई बेटा 1/5। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। अब हमारा प्रेशर निकाल लें बेटा, P बराबर P0A मतलब 300 इंटू उसकी मोल भिन्न बेटा 4/5 प्लस 200 इंटू उसकी मोल भिन्न 1/5, है ना। 300 इंटू 4 बेटा 1200, 1200 प्लस 200 1400/5, 1400/5 करेंगे अगर हम, तो हमारा जो वाष्पदाब आएगा कितना आएगा बेटा 280। मैंने बोला ही था बेटा जिसके मोल ज्यादा होंगे आपका मान उसी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। दोनों के बराबर थे तो एग्जैक्टली बीच में आया, अभी देखो 280 आ रहा है। 280 किसके ज्यादा समीप है बेटा, 300 के। क्यों आ रहा है,
क्योंकि ए की मोल भिन्न ज्यादा है या ए के मोल ज्यादा है, तो अब हमारे पास शॉर्टकट बना कि नहीं बना बेटा? अगर समान भार का क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा जो वाष्प दाब है उसके ज्यादा समीप आएगा बेटा, हमारा जो वाष्प दाब है उसके ज्यादा समीप आएगा जिसका अणुभार कम हो। सीधे सीधे शॉर्टकट बन गया बेटा। अब अगर नीचे ऑप्शन में बेटा 150 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बेटा ना, 150 लिखा हुआ है बेटा, 150 लिखा हुआ है, 280 लिखा हुआ है और 400 लिखा हुआ है। ना 150 हो सकता है ना 400 हो सकता है, मैंने लॉजिक दे दिया है। 250 तब होता है बेटा जब दोनों के मोल बराबर होते हैं, तो वो भी नहीं है, तो अब केवल उत्तर क्या बचा? 280। बिना हल करे हुए हम लॉजिक से हमारा क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और पता नहीं कितनी बार बेटा ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार बेटा, अंत ही नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है जी, चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो ये रूल फिक्स है बेटा। थर्ड पार्ट है कि यदि हम एक विलयन बना रहे हैं जिसका वाष्प दाब 230 है, तो उसमें आप मुझे ए की मोल भिन्न बताओ, है ना। यदि हम एक विलयन बना रहे हैं जिसका वाष्प दाब 230 है, यही क्वेश्चन है बेटा ना, तो ए की मोल भिन्न बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। अब कुछ नहीं बेटा, आपके पास एक टेक्निक तो है बेटा कि वाष्प दाब को 230 रखा इक्वल्स टू ए की मोल भिन्न पूछी है, तो कहां से चालू होगा बेटा? पी नॉट बी से, जो हो गया 300, प्लस क्या बेटा, है ना, पी नॉट बी, सॉरी, है ना, 200, मैंने 300 लिख दिया है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा ना। तो 200 प्लस अंदर क्या बेटा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, जो हो गया बेटा 100 इंटू एक्स ए। सही है कि नहीं? 230 में से 200 गया बेटा, 30 बचा, 30/100। हम तुरंत बोल देंगे बेटा कि एक्स ए का मान 30/2, 30/100 मतलब 0.3। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि हमसे वाष्प दाब पूछ सकता है, हमसे मोल भिन्न पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। और अगर ए की मोल भिन्न 0.3 है तो बी की मोल भिन्न कितनी बेटा? 0.7। ए का 0.3 तो बी का 0.7। ये भी बात आई सभी को समझ में? आपसे बहाने से बेटा वो मोल अनुपात पूछ सकता है, तो ध्यान देना बेटा, जो मोल भिन्न का अनुपात होता है वही मोल का भी अनुपात होता है, इसलिए हमारा उत्तर 3/7 हो जाएगा। जो मोल भिन्न का अनुपात होता है बेटा वही मोल का भी अनुपात होता है, इसलिए हमारा उत्तर 3/7। तो जरूरी नहीं कि एक ही लाइन एक ही जैसा क्वेश्चन पूछे बेटा, वो कुछ भी रोटेट करा के आपको दे सकता है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से हमें उस प्रश्न को हल करना है। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में? ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन का बेटा हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इसके आगे की कहानियों को और बढ़ाएंगे, है ना। क्या है लास्ट क्वेश्चन? मान लीजिए हमसे बोल रहा है बेटा, दो वाष्पशील द्रवों ए तथा बी का वाष्प दाब, है ना, दो वाष्पशील द्रवों ए तथा बी का वाष्प दाब P बराबर 5.3 माइनस 2.7 XP से दिया जाता है ना। P बराबर 5.3 माइनस 2.7 XP से दिया जाता है, जहां XB B का मोल भिन्न है ना। जहां XB क्या है बेटा? B का मोल भिन्न है, जहां XB जो है वो B का मोल भिन्न है, ये आपसे बोला गया है। अब आपसे कह रहा है बेटा, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, शुद्ध अवस्था में A तथा B का वाष्प दाब बताइए, है ना। शुद्ध अवस्था में ए तथा बी का वाष्प दाब बताइए, पहला पार्ट है ना। दूसरा और करते हैं। तो अब देखिए बच्चा क्या करता है बेटा, कंपेरिजन। एक्स बी है तो पी नॉट ए से चालू होगा, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। आप मैं आपसे निवेदन करता ही हूँ बेटा कि जो भी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तुरंत आप वीडियो पॉज करके उसे हल करा करो, ठीक है। ये लिखा, अब इसको हम अगर कंपेयर करें बेटा, तो पी नॉट ए का मान हो गया 5.3, ठीक है, तुलना करने पर, और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए का मान 2.7, ठीक है। पहली बात तो बच्चा वैसे ही लेंदी कर रहा है बेटा, क्योंकि इसकी इजी ट्रिक भी मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात बेटा, जल्दबाजी में जैसे ही आपने ये लिखा वहीं पे आपका काम खत्म बेटा। जो आपको +3 मिलने वाले थे वो उल्टे -1 होके आप 4 नंबर अपने पीछे हो चुके हो, है ना। कितने नंबर पीछे हो चुके बेटा? 4 नंबर आप सीधे सीधे पीछे चले गए। सर ऐसा क्या हमने भला कर दी बेटा? आपने ध्यान ही नहीं बेटा, बीच में माइनस है और आपके पास प्लस है, ठीक है। तो यहाँ तो आप इसे प्लस लिख कर फिर -2.7 लिखो। जल्दबाजी में गड़बड़ियां होती हैं बच्चों, तभी ये सही होगा। और इससे फिर पी नॉट ए 5.3 है, तो आपके लिए पी नॉट बी का मान 2.6 आएगा, तब ये सही है। बट बेटा मैं आपको बता दूं, ये तो बोर्ड की अप्रोच है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच नहीं है। उसके लिए तो आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच बोले बेटा, तो ये क्वेश्चन ओरली हो जाना चाहिए था। सर ओरली कैसे? आपके सामने बेटा, आप XB को 0 रख दो,
एक्स बी को 0 रखने का मतलब क्या बेटा, बी को आपने अनुपस्थित कर दिया है, तो पूरा पूरा ए है, तो ऑब्वियसली जो दाब होगा बेटा, जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 5.3, वो किसका दाब हो जाएगा, ए का। तो हमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना बेटा, क्यों लिखें, समीकरण तुलना करें, ओरल ही निकल रहा है। एक्स बी को 0 रखते ही पी नॉट ए किसके बराबर हो गया बेटा, 5.3, और अगर हम एक्स बी को 1 रख दे रहे हैं तो क्या होगा, एक्स बी को 1 रखते ही हमें किसका मान पता पड़ जाएगा बेटा, पी नॉट बी का। एक्स बी को 1 रखो तो 5.3 माइनस 2.7 2.6। तो आप खुद सोचिए बेटा कि पहली वाली अप्रोच आपको ज्यादा अच्छी लग रही है कि दूसरी वाली ना। सेकेंड अप्रोच इज मच मच बेटर, कुछ नहीं करना है बेटा, ओरली निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बेटा, ये तो फर्स्ट पार्ट था, हमसे बोल रहा है बेटा कि यदि हमने ए और बी को 1:2 के मोल अनुपात में मिलाया है, यदि हमने ए और बी को 1:2 के मोल अनुपात में मिलाया है तो विलयन का वाष्प दाब बताइए। यदि हमने ए और बी को 1:2 के मोल अनुपात में मिलाया है तो विलयन का वाष्प दाब बताइए। कुछ नहीं बेटा, 1:2 का अनुपात है बेटा, तो एक्स बी निकाल लो। कैसे निकलेगा एक्स बी, 2/3। मुझे उम्मीद है बेटा इतना तो सभी बच्चों को आता होगा, तो एक्स बी का मान हो गया 2/3, यहाँ रख दो बेटा, तो p बराबर 5.3 माइनस 2.7, एक्स बी की जगह हमने 2/3 रखा, ये हो गया 0.9 इंटू 2 1.8, हमारा उत्तर हो जाएगा बेटा 3.5, है ना। हमने बोला ये बेटा कि मिलाए जाने वाले घटकों के बीच में ही आना चाहिए वाष्प दाब, तो आपका आंसर हमेशा 2.6 और 3.5 के बीच में ही आएगा, 5.3 के बीच में आएगा, ये देख लीजिए आगे। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ बेटा कि आज का सेशन पूरी तरह से आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश करी आपके माइंड में बैठा होगा बेटा, बड़ी ही सरल भाषाओं में मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, और पूरी उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। अब यहीं से हम हमारी कहानियों को आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका जितेन निर्वाणी। आज के सेशन में हम क्या करने वाले बच्चों, तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन जो चैप्टर आपको मैंने है ना सब कुछ समझा दिया है, अब हम उनकी सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है ना, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि आखिर हमारी कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही है, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उन चीज़ों को समझते हैं। आइए चालू करते हैं बेटा। एथेनॉल तथा मेथेनॉल का वाष्प दाब क्रमशः 45 87 mm ऑफ Hg है। समान ताप पर इतने ग्राम एथेनॉल 32 ग्राम मेथेनॉल के साथ मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाया जाता है। विलयन के कुल वाष्प दाब की गणना करो। अब देखिए बेटा, थोड़ी सी फास्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको कि तुरंत एथेनॉल है C2H5OH, उसका मोलर मास तुरंत मनी मन कैलकुलेट करते चले, 46 होता है बेटा। उससे हमें पता पड़ा कि इसके तो हो गए 2 मोल, ठीक ना, और मेथेनॉल का 32 ही होता है, मतलब इसका हो गया बच्चों 1 मोल, ये हमें पता पड़ गया तुरंत। और अगर इससे हम मोल भिन्न की बात करें बेटा, एथेनॉल का 2/3, मेथेनॉल का 1/3, तो अगर हमसे कुल वाष्प दाब बोल रहा है तो मेथेनॉल का है कितना बेटा, कितना मेथेनॉल, एथेनॉल का है 45। फॉर्मूला केवल कौन सा यूज़ होना है, P0A प्लस P0B खत्म, है ना। तो 45 को 2/3 से मल्टीप्लाई करा, 87 को 1/3 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 15 का डबल 30 बेटा, और ये हो गया 29, तो हमारा आंसर हो गया कितना 59। हम बार बार बोल ही चुके हैं बेटा कि हमेशा मिलाए जाने वाले घटकों के जो वाष्प दाब होगा बीच में ही आएगा, तो हमारा उत्तर पक्का था कि 87 और 45 के बीच में आना चाहिए था, वो आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। आइए, 90 डिग्री सेल्सियस पर टोलुइन और ऑर्थोजाइलिन का वाष्प दाब क्रमशः इतना है। उस तरल मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए जिसका है ना, ये गलत शब्द है बेटा, ये डेसिमल है ना, पॉइंट है, ये 0.5 ATM पर क्वथनांक 90 डिग्री सेल्सियस है। इस मिश्रण से बनने वाले वाष्प का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है बेटा, अगर उसने क्वथनांक दे दिया है कि क्वथनांक 90 डिग्री सेल्सियस है और दिया गया तापमान भी 90 डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्वथनांक की क्या परिभाषा होती है बेटा, जिस पर वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर बाह्य दाब आपका 0.5 ATM है, परंतु वहाँ टॉर में है, तो 0.5 ATM को हमने टॉर में बदला, जो कितना हो गया बेटा 380। ठीक है ना, इक्वल टू क्या बच्चा, 400 किसका वाष्प दाब है, 400 किसका वाष्प दाब है, टोलुइन का, तो यहाँ हमने 400 लिखा। ठीक है, सीधे सूत्र लगाना है हमें। ठीक है, P0 टोलुइन लिख दिया है, तो अब टोलुइन है तो पहले आएगा जाइलिन, फिर टोलुइन, याद आ रहा है, P0A प्लस P0B माइनस P0A इंटू XB। पहले हमने यहाँ पर टोलुइन लिखा है बेटा, तो ये जो मोल भिन्न होगी ये किसकी होगी, जाइलिन की। 380 में से 400 गया, माइनस का 20, वहाँ से माइनस का 250, तो जाइलिन की जो मोल भिन्न हुई वो
माइनस माइनस कैंसिल होके 2/25 मतलब 0.08, मतलब हमें पता पड़ गया बेटा कि ठीक है, हमें क्या पता पड़ गया बेटा कि टोलुइन का 92% और ज़ाइलिन का कितना प्रतिशत बेटा 8%। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का उत्तर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इस मिश्रण से बनने वाले वाष्प का संगठन ज्ञात करिए। तो वाष्प के संगठन के लिए क्या था, y टोलुइन अपॉन y ज़ाइलिन। टोलुइन का ऊपर रखेंगे बेटा 400, ज़ाइलिन का नीचे रखेंगे 150, इंटू क्या करेंगे बच्चों, ऊपर टोलुइन की मोल भिन्न जो 98 है, नीचे ज़ाइलिन की मोल भिन्न जो 8 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले पार्ट का उत्तर है 92 मोल परसेंट टोलुइन, दूसरे पार्ट का बेटा 96 मोल परसेंट ऑफ किसका, टोलुइन, जो आपके सामने दिख रहा है, बड़ी आसानी से आ भी जाएगा। ये 5 हो गया बेटा, ये 5 से ये 3 हो गया, 92/3 मतलब टोलुइन के लिए हो जाएगा 92/95, जिसको हल करने पर आपका प्रतिशत के लिए इंटू 100 से भी गुणा कर दे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक बंद पात्र में द्रव को रखा जाता है। यदि द्रव सतह के ऊपर की ओर एक छोटे छिद्र युक्त ग्लास प्लेट को, जिसका द्रव्यमान नगण्य है, ठीक है ना, रखा जाता है तो पात्र में द्रव का वाष्प दाब है ना, पहला ऑप्शन है, ग्लास प्लेट को हटाने पर जो प्राप्त होना चाहिए उससे अधिक होगा, नहीं। वाष्प दाब तो एक कांस्टेंट है बेटा, ग्लास प्लेट को हटाने पर जो प्राप्त होना चाहिए उसके समान होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका सही है। ग्लास प्लेट को हटाने पर जो प्राप्त होगा उसी के बराबर होगा, मतलब हमारा ऑप्शन जो हो गया बेटा बॉम्बे। ठीक है जी, तो आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 323 केल्विन पर मेथनॉल एथेनॉल विलयन की मरकरी का मिलीमीटर में वाष्प दाब 120 एक्से प्लस 140 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ एक्से मेथनॉल का मूल प्रभाज है। तब लिमिट है ना, लिमिट एक्से टेंडिंग टू 1, ये नहीं छपा है, यहाँ पर देख लीजिए, पी ए अपॉन एक्से का मान है। ये तो बेटा मैंने खूब शॉर्टकट बता दिया था इसका कि ऐसे क्वेश्चन में सीधे एक्से का मान यहाँ पर 1 रख दो। अगर एक्से का मान 1 रख दिया आपने तो 120 प्लस 140 हमारे लिए इसका मान हो जाएगा कितना बच्चों, 260। हमारे लिए इसका मान हो जाएगा कितना, 260। खत्म क्वेश्चन। इतनी ही स्पीड से आसानी से हमारे क्वेश्चन बनने चाहिए। 350 केल्विन पर दिया गया है पी नॉट है 300 टोर, पी नॉट भी 800 टोर। 350 के सामान्य क्वथनांक के मिश्रण का संगठन है, ठीक है ना। सामान्य क्वथनांक का मतलब जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, और वो 300 और 800 के बीच में होना भी चाहिए था बेटा, हो गया 760 हो गया। A1 ATM का मतलब, ठीक है ना, इक्वल टू, नीचे A की मोल भिन्न है तो A के लिए पहले B लिखा हमने, पहले P नॉट B लिखा बेटा, ठीक है ना, प्लस अंदर क्या आएगा P नॉट A माइनस P नॉट B मतलब माइनस का 500 और इंटू क्या आपका एक्स है ना, 760 में से 800 गया, माइनस का 40 और ये माइनस का 500, तो एक्स का मान हो गया बेटा 4/50, और 4/50 का मतलब 0.08। ये रहा आपका उत्तर, ए आ गया, खत्म कहानी। तो इस तरीके से हमें तुरंत सूत्र याद रखते हुए काम करना है। दो द्रवों ए तथा बी टी तापमान पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। जब विलयन के ऊपर कुल वाष्प दाब 400 टोर है, ठीक है, तो वाष्प प्रावस्था में ए का मोल प्रभाज है ना, वाष्प में है बच्चों, ध्यान देना 0.4 है, तो ए का 0.4 मतलब बी का 0.6, तो द्रव प्रावस्था में ए का मोल प्रभाज 0.75 है, तो ए का 0.75 मतलब बी का 0.25। ये तो हमारे मन ही मन चलना चाहिए। टी ताप पर शुद्ध ए तथा बी के वाष्प दाब की गणना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वाई ए बराबर क्या सूत्र था, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी। वाई ए है ना, वाई ए कितना है आपका 0.4 इक्वल्स टू पी नॉट ए जो आपको निकालना है इंटू एक्स ए का मान 0.75 अपॉन पी, पी का मान है कितना बेटा 400। बस अब अगर इसको 40 लेके हल करें, ये डेसिमल से डेसिमल हटा दिया बच्चों, ठीक है ना, भाग दे दें बेटा 25 से, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 25 से कम 25 बचा 15, 150 मतलब 16, तो हमारे लिए पी नॉट ए का मान हो गया बच्चा 640/3। और इसी तरह से वाई बी के लिए आपका कर लोगे कैलकुलेट आप, तो 640/3 आपको आंसर आ गया बेटा 213.33 है ना। और यही काम आप अगर बी के लिए भी करोगे तो 0.6 बराबर पी नॉट बी इंटू 0.25 बटे क्या बच्चा है ना, इसको भी जीरो करके डेसिमल हटा दे बटे वापस 400, ठीक है ना। तो 25 से अभी हमने इसको भाग दिया था बेटा 16 और 16 इंटू 6 96 960 टोर, ये आपका सेकंड पार्ट का उत्तर। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि हमें बस ये क्वेश्चन इफेक्टिवली हल करते चलना है। वाष्प अवस्था में टोलुइन के मोल भिन्न की गणना करो। वाष्प अवस्था में ध्यान दीजिएगा है ना,
जो बेंजीन तथा टॉलुइन के विलयन के साथ साम्यावस्था पर मोल भिन्न 0.5 रखता है, ठीक है ना। विलयन में बेंजीन की मोल भिन्न 0.5 है, मतलब टॉलुइन की भी मोल भिन्न 0.5 है, ठीक ना। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 120 टॉर है तथा समान ताप पर टॉलुइन का वाष्प दाब 40 है। इसके लिए सबसे सरल सूत्र बता दिया था, टॉलुइन की मोल भिन्न है, टॉलुइन ऊपर रखो बेटा, बेंजीन नीचे रखो, तो ऊपर टॉलुइन का आएगा 40, नीचे आएगा बेंजीन का 120। क्या था सूत्र, वाई अपॉन वाई बी इज पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। एक्स ए एक्स बी बराबर है, कहानी खत्म, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। तो अनुपात आया 1/3, मतलब टॉलुइन के लिए हो जाएगा 1/4 और 1/4 का मतलब, ठीक है ना, 1/4 का मतलब टॉलुइन का वाष्प किसका पूछा है बेटा, है ना, टॉलुइन की मोल भिन्न, तो 1/4 मतलब 0.25 और बेंजीन का आएगा 0.75। तो उन्होंने उत्तर, है ना, 0.75 दे दिया, जबकि पूछी है टॉलुइन की मोल भिन्न। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना बच्चों, ये तो बेंजीन की है बच्चों, है ना, टॉलुइन की आएगी 0.25। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। और वैसे भी हमने बोला था बेटा, वाष्प अवस्था में हमेशा उसकी मोल भिन्न ज़्यादा होगी जिसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा अपनी द्रव अवस्था से। तो आप देख सकते हो बेंजीन का वाष्प दाब 120 है, लॉजिक भी लगा सकते हैं, कभी कभी आंसर गलत भी आ जाते हैं। तो 120 है बेटा, जबकि इसका 40 है, तो ज़्यादा वाष्पशील कौन हुआ, बेंजीन हुआ। तो ऑब्वियसली वाष्प अवस्था में उसकी मोल भिन्न उसकी द्रव अवस्था से ज़्यादा होगी। द्रव अवस्था में मोल भिन्न कितनी है बच्चों, 0.5, उससे ज़्यादा हो गई, कितनी हो गई, 0.75, ठीक है। चलिए, बेंजीन और टॉलुइन के एक मिश्रण में बेंजीन का मोल प्रभाव 0.4 है, अच्छी बात है। गैसीय अवस्था में संगठन की गणना करो जो विलयन के साथ 30 डिग्री सेल्सियस पर साम्यावस्था में है, ठीक है ना। तो गैसीय अवस्था में संगठन की गणना करना है, ठीक है, जो विलयन के साथ 30 डिग्री सेल्सियस पर साम्यावस्था में। आपको बेंजीन और टॉलुइन का वाष्प दाब पिछले क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है बेटा, मतलब वाई बेंजीन अपॉन वाई टॉलुइन, ठीक है, ठीक। अगर नाम दिए बेटा तो नाम लिख लेते ना, नहीं दिया होता तो ए और बी लिखते। ऊपर बेंजीन का कितना 120, नीचे टॉलुइन का कितना बच्चों 40, इंटू क्या बेटा मोल भिन्न भी ऊपर किसकी आएगी, बेंजीन की। ये बेंजीन का मोल भिन्न है 0.4, नीचे 0.6। डेसिमल तो हटा दें बेटा, 0 हटा दें, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया बेटा 2, मतलब 2/1, मतलब फर्स्ट केस में बेंजीन का मोल भिन्न 2/3 और टॉलुइन का 1/3। अब यदि मिश्रण में बेंजीन का मोल प्रभाव 0.6 हो बेटा, तो ऊपर 0.6 हो जाएगा, नीचे 0.4। सेकेंड पार्ट आप कर लेना, ये रहा पहले पार्ट का उत्तर, बेंजीन का 2/3, टॉलुइन का 1/3। और अगले पार्ट का कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही करना है। ऊपर 0.6 हो जाएगा, नीचे 0.4 हो जाएगा, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, माना दो द्रव ए तथा बी जिनका शुद्ध वाष्प दाब P0A तथा P0B है, एक आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है। 1/XA का 1/YA के साथ आरेख, जहाँ XA और YA द्रव ए के क्रमशः द्रव अवस्था और वाष्प में मोल प्रभाव है, ढलान के साथ रेखीय, और Y अंतखंड क्रमशः निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए, है ना। क्यों है हो गया अच्छा क्वेश्चन, कि हमने जो ग्राफ देखे थे बेटा वो P वर्सेस XA का, P वर्सेस YA का, 1/P वर्सेस YA का, इन्होंने चालाकी कर दी बेटा, ग्राफ पूछ लिया 1/XA वर्सेस 1/Y, है ना। देखो हमारे पास क्या समीकरण था, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है बेटा, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये लिखा, अब इसको बेटा मैं P0A XA और P को क्या लिख सकता हूँ XA के पदों में, पहले P0B आएगा बेटा, प्लस आएगा क्या P0A माइनस P0B इंटू XA, ठीक है जी बच्चा। अब मैं इसे ले जा रहा हूँ बेटा यहाँ और YA को ले जा रहा हूँ नीचे, तो P0B प्लस P0A माइनस P0B इंटू XA बराबर P0A इंटू XA अपॉन YA। अब हमें ग्राफ किस किस के बीच में चाहिए बेटा, 1/XA वर्सेस 1/Y, ठीक है। तो हमने XA को इससे भाग दिया, P0A से भी भाग दिया, तो P0B बटे P0A इंटू 1/XA, और XA कैंसिल होकर क्या बचा, P0A माइनस P0B इक्वल्स टू 1/Y। अब आपका ग्राफ बेटा इसके और इसके बीच में है ना, आपका ग्राफ जो है इसके और इसके बीच में है, और आपसे बस ये पूछा बेटा कि उसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ, तो आप देख सकते हो बेटा, है ना, ठीक है ना। अभी मुझे एक चीज़ और चेंज करना था, क्या करना था बेटा, ठीक है ना, क्या करना था, जल्दी से बोल लो, जल्दी से। ये P0A मुझे नीचे और रखना था, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है ना। क्या चेंज करना था, बस अभी मुझे 1/XA को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला लेना है, तो उस अकेले लेने के लिए पहले मैं इसको उधर लेके माइनस कर दूं बच्चों,
ठीक है, माइनस कर दूं और फिर पूरी इक्वेशन को पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी से गुणा कर दूं, तो उसके बाद हमारा उत्तर जो आ जाएगा बेटा बॉम्बे। ठीक है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी तथा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। कर लेंगे आगे का, मैंने हिंट दे दिए पूरी। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसकी रेटिंग मेरे लिए टफ है थोड़ा सा क्वेश्चन। चलिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि शुद्ध द्रवों ए तथा बी के वाष्पदाब क्रमशः 300 और 800 टॉर है। ठीक है जी, जब इन दो द्रवों को इस ताप पर एक विलयन में बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है जिसमें बी का मोल प्रतिशत 92 है, तो तुरंत हमारे दिमाग में चलना चाहिए बी का 92 मतलब ए का 8, कुल वाष्पदाब 0.95 एटीएम प्राप्त होता है। इस विलयन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? वापस अच्छा क्वेश्चन है बेटा, टफ क्वेश्चन बोलूंगा। क्यों? आपको ये पता करना है क्योंकि नीचे हमें ऑप्शन देख के दिमाग में चल रहा है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत छप गया है, ये ऑप्शन सी होगा। क्या चल रहा है बेटा दिमाग में कि हमें ये पता करना है कि हमारा विलयन आदर्श है भी कि नहीं है। और वो कैसे पता करते हैं बच्चों? पहले हम विलयन का वाष्पदाब खुद निकालेंगे, P इक्वल्स टू पी नॉट ए का 300, ठीक है ना। अगर B का मोल प्रतिशत 92 है तो A का 8% है, मतलब 0.08, ठीक है ना, प्लस B का वाष्पदाब 800 इंटू उसकी मोल भिन्न 0.92, ये निकालता हूँ बेटा तो ये हो गया 24, और इधर से निकालता हूँ तो 92 इंटू 8 करूँगा तो 720 और प्लस 8 दूनी 16, 736 मतलब 760 हुआ, और 760 टॉर का मतलब 1 एटीएम। तो जब हम प्रयोगशाला में इस विलयन को लेके गए बेटा तो हमें दाब मिला कितना? 1 एटीएम इस विलयन का, जबकि जो है ना इस विलयन का मिला कितना? 0.95 एटीएम, है ना। ये तो प्रयोगशाला वाला मान है बेटा, और ये है जो हमने किस नियम को प्रयोग करके निकाला? राउल्ट के नियम से। तो अगर हमारा प्रयोगशाला वाला मान राउल्ट के नियम के मान से छोटा आ रहा है, मतलब राउल्ट के नियम से क्या हो रहा है? ऋणात्मक विचलन हो रहा है, और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन हो रहा है, तो ऑप्शन ए तो धनात्मक विचलन के लिए हो गया गलत, ऑप्शन बी आपका हो गया बेटा सही, ठीक है ना। और ऑप्शन सी और डी को देखें बेटा, वो तो आदर्श विलयन के लिए होते हैं। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 का। 50 डिग्री सेल्सियस पर ए तथा बी आदर्श विलयन बनाते हैं। पी नॉट ए का मान पी नॉट बी का आधा है, अच्छी बात है। एक विलयन जो 0.2 मोल ए व 0.8 मोल बी रखता है के लिए सामान्य कथनांक 50 है, तो पी नॉट बी ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये भी क्या करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात उसने बोला है सामान्य कथनांक 50 डिग्री सेल्सियस होते ही क्या हो गया बेटा? उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, मतलब हम वाष्पदाब को कितना लेंगे बेटा? 760। क्या मेरी बात आ रही है सभी को समझ में? ठीक है ना, हम वाष्पदाब को कितना लेंगे बेटा? 760। अब हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? पी नॉट बी। तो पी नॉट ए का मान पी नॉट बी का आधा है, तो पी नॉट बी बटे 2, ये पी नॉट ए हो गया, इंटू ए की मोल भिन्न जो 0.2 है बेटा, प्लस, है ना, और चूंकि एटीएम में बोला है तो इसको भी मैं 1 एटीएम ही कर दूं, यहीं पे चेंज कर देता हूं, 1 एटीएम ले लेते हैं, प्लस पी नॉट बी इंटू बी की मोल भिन्न 0.8, ये हो गया बेटा 0.1, तो 1 इक्वल्स टू 0.1 प्लस 0.8 मतलब 0.9 पी नॉट बी। तो हमारे लिए पी नॉट बी का मान हो गया बच्चों 0.10 बाय कितना? 9, ठीक है। बट उसने बोला है 18 इंटू पी नॉट बी का मान बताओ, तो इसको अगर मैं 18 से और गुणा कर दूं बच्चा, ठीक है, तो 9 दूनी 18 मतलब 10 दूना कितना? 20, हमारा उत्तर आ जाएगा 20। तो आई होप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 समझ में आया होगा बच्चों आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।